सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। तो गाइस अगेन यहाँ पे मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ और मैंने आप सभी लोगों को जो भी देखिए यहाँ आईटीआई में किसी पर्टिकुलर ट्रेड की बात नहीं हो रही, जितनी भी ट्रेड है उन सभी की हम लोग बात कर रहे हैं। एक सेकंड थोड़ा सा हम नेट ऑफ कर देते हैं। हाँ, सभी ट्रेड की हम लोग बात कर रहे हैं। और गाइस यहाँ ES यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको पता है कि पेपर सभी ब्रांचेस का सेम रहता है, किसी भी ब्रांच में या ट्रेड में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस का जो निम्मी के क्वेश्चन आए वो कराए जाएंगे। और यहाँ स्पेशल बात क्या है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 200-250 उन्हीं में से आपके एग्जाम आएगा। तो यहाँ से आपके एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये थी कि सर हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ मैं आपको पूरा डिटेल में हिंदी समझाऊंगा कि क्या ऑप्शन है और क्या आंसर होगा उसका। ठीक है, पूरा मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। तो बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो है आप लोगों तक अपडेट पहुंच सके। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, अ रिज्यूम शुड बी, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, रिज्यूमे की। जो आप बायोडेटा बनाते हैं आपका, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यानी कि छोटा और अच्छे से अच्छा। ठीक है, छोटा बिल्कुल, आप ऐसा नहीं कि 10 पन्नों को बना देंगे तो बेकार है। तो छोटा अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैं पास क्वेश्चन समझा देता हूँ और ऑप्शन समझा देते हैं रिज्यूम, और आपको समझना है और बस याद कर लेना है चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, आर रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। अब देखिए कि आपने एक रिटन डिस्क्रिप्शन लिखा है कि आपने कौन कौन सी ड्यूटी करी हुई है या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेना चाहते हैं। कि मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रीशियन ब्रांच का हूँ तो मैं इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे और कोई काम नहीं आता, मेंटेनेंस रिपेयरिंग का काम आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये सारी चीज़ें मैं लिखूंगा कहाँ पे, जॉब डिस्क्रिप्शन में। कि ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये ड्यूटीज और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट कर सकता हूँ। बाकी CV और रिज्यूमे तो सेम होता है। ठीक है, तो ये है नहीं, और जॉब एप्लीकेशन यानी कि ये तीनों चीज सेम है, अलग क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। तो अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अब मान लीजिए कि आपके पास इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आ चुका है। तो अब आपको क्या जानना है, तो देखिए सेंड एप्लीकेशन लेटर, तो वो तो हम सबसे पहले भरते हैं। प्रिपेयर द रिज्यूम, अब इंटरव्यू के लिए कॉल है उससे बहुत पहले हमको रिज्यूमे तैयार करके रखना होता है। अपीयर एट इंटरव्यू या सेंड रिज्यूमे, तो रिज्यूम आपने भेज रखा है। देखिए रिज्यूम आप भेजोगे तभी तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे ही इंटरव्यू आए तो देखिए ये सेंड एप्लीकेशन लेटर, प्रिपेयर रिज्यूम, सेंड रिज्यूम, ये सारा इंटरव्यू का कॉल आने से पहले की बात है। तो और इंटरव्यू का कॉल आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपीयर होंगे इंटरव्यू में, यानी कि इंटरव्यू में जाएंगे। अपीयर यानी कि प्रकट होना, तो इंटरव्यू में प्रकट होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि चूज सूटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस डैश एनिमल डू यू लाइक। तो ये पूछ रहा है कि आपको कौन से एनिमल पसंद है। तो वाई, देखिए सेकंड ऑप्शन देखे तो इसका मतलब होता है क्यों। सी का वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, तो कहाँ एनिमल डू यू लाइक, आप कहाँ एनिमल पसंद करते हैं, गलत। वेन यानी कि कब जानवर आपको पसंद है, कब भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है विच, यानी कि ये होता है, देखिए डैश एनिमल डू यू लाइक, यानी कि कौन से एनिमल आपको पसंद है, तो विच करेक्ट आंसर होगा। विच, विच का मतलब क्या होता है, कौन से या कौन सा, कौन से, तो कौन से जानवर आपको पसंद है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या लिखा है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। चलिए अब रोहन के बाद क्या करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स होना चाहिए, रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग। अब देखिए यहाँ 3 लोगों के नाम है, रोहन डेविड एंड राम, लेकिन राम और डेविड के बीच तो दे दिया एंड। अब ऐसे तो दे नहीं सकता रोहन एंड डेविड एंड राम, तो जो स्टार्टिंग के 2 नाम आते हैं, ठीक है, एंड दिया जाता है हमेशा लास्ट और सेकंड लास्ट वाले में। तो और जो स्टार्टिंग के जितने भी होंगे वहां कॉमा दिया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमा। सो आएगा रोहन, फिर लगा दिया जाएगा कॉमा, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसका करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, कि हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। ठीक है, हाउ हैव यू बीन, तो बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो आप कैसे हैं। ठीक है, आप कैसे थे, ये चीज हो सकती है दोनों। अब देखिए आप ये तो बोलोगे नहीं थैंक यू एंड यू, ठीक है, आपसे पूछा है तो आप थैंक यू नहीं बोल सकते, आप उसने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं है। सेम टू यू, भाई उसने आपसे पूछा है तो आप सेम टू यू कैसे बोल सकते हो। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, तो आप वेकेशन पे थे तो थे नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, तबीयत का हालचाल पूछना है, हाउ हैव यू बीन, तो हम पूछेंगे वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
चूज करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, यानी कि एक्सीडेंट कब हुआ। इसने पूछा एक्सीडेंट कब हुआ, वैन का मतलब क्या होता है कब, आपको पता है WHEN, वैन का मतलब होता है कब एक्सीडेंट हुआ, तो इन द होटल, यानी ये तो पूछता वेयर डिड द, तब हम बताते हैं। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, ये भी नहीं होगा कि वैन कब हुआ, तो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग नहीं, ये टाइम पूछ रहे हैं। ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर हुआ, हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा, लास्ट नाइट, यानी कि कल रात को 10:30 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ। सो व्हेन यानी कि समय पूछा है, तो समय पूछा है तो जहां भी समय देखे उसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट टेंस लगाना है आपको। देखिए आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो ये बोल रहा है चाइल्ड। अब देखिए वाज क्या है, पास्ट टेंस में आता है, ठीक है, जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वॉज वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, यानी कि लर्न नहीं आएगा, एम लर्निंग भी नहीं आएगा क्योंकि वॉज आ चुका है, ठीक है, या तो इज एम आ रहेगा या वॉज वर आएगा। विल लर्न भी नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस तो है नहीं, तो क्या आएगा, लर्नड। लर्न की थर्ड और सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, ठीक है, LEARNT। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, करिकुलम वाइटा, यानी कि CV, मैंने अभी अभी बताया CV को रिज्यूमे भी कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया 10th का C, यानी कि जिसमें आप अपना सारे डिटेल भरते हैं उसे कहते हैं CV रिज्यूमे। क्वेश्चन नंबर 11, करिकुलम वाइटा, देखिए अगेन रिपीट हो गया तो B ऑप्शन रिज्यूमे होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ कंपेरेटिव ऑब्जेक्टिव, तो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग किसी चीज, योर पेंसिल इज डैश देन माइन, कि आपकी पेंसिल डैश है मुझसे। तो देखिए जब भी आप लोग कंपेरेटिव लगाते हो तो देखिए वर्ब के साथ ER आ जाता है, ठीक है, वर्ब के साथ ER, तो शार्प तो आएगा नहीं, योर पेंसिल इज शार्प देन माइन, नहीं, ER किस में आ रहा है, शार्पर। ब्लंट और थिक तो आएगा ही नहीं भाई, मोटी हो तो क्या करें हम, हमें पेंसिल में शार्पनेस की बात की जाती है, तो यहाँ आएगा शार्पर, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। फ्यूचर टेंस की करेक्ट वर्ब बननी है तो वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग कहाँ गए, जू। तो देखिए आप एक चीज ध्यान रखें कि कुछ वर्ब्स होती है जो फिक्स रहती है, ठीक है, आई और वी के साथ तो विल आ रहा है और बाकी सबके साथ शैल आता है, आपको पता हो, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, विल गो। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा डी, विल गो। तो वी विल, शैल नहीं आएगा, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये करेक्ट आएगी। अब लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरी चीज भी सोच सकते हैं, कैसे, यहाँ पे साफ साफ क्या बोला गया है, फ्यूचर टेंस। अब बताइए वेंट तो पास्ट टेंस हो गया, आर गोइंग हेड गोइंग भी पास्ट, आर गोइंग प्रेजेंट हो गया, हेड गोइंग प्रेजेंट में फ्यूचर में कौन सा टर्म आती है, विल आती है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया डी। फ्यूचर में विल आता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया डी, काफी इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब, दे डैश गुड फ्रेंड्स। देखिए अब ये कह रहा है कि फ्रेंड्स हैं, अब यहाँ पे क्या लगा दिया, दे लगा दिया, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो आपको वर्ब ज़्यादा लोगों में जो आती है, तो इज और एम तो एक लोगों के लिए आता है। अब है आर और वॉज, तो वो लोग अच्छे फ्रेंड थे, ऐसा तो होगा नहीं, अच्छे फ्रेंड थे। यहाँ बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस की, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म तो काम में ली नहीं गई, गुड बेटर, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है इसीलिए आर लगाया गया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है इसलिए क्या आएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर होगा सी। देखिए समझ आ रहा है तो समझिए और नहीं समझ आ रहा तो डिलीट मारो, मतलब कि रट लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फिलिंग द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब, द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। अब ट्रेन क्या करती है, पास करती है, ठीक है, लेकिन देखिए क्या कह रहा है, थ्रू द टनल। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह रहा है, अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हमें पता है क्या आता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड ING, इज एम आर प्लस ING प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आता है, जिससे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस भी टेंस कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। भाई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इज एम आर आता है, तो यहाँ देखिए इज एम आर किस में, सिर्फ बी ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर टिक कर दो आंख बंद करके। क्वेश्चन नंबर 16, फिलिंग द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कह रहा है, जहां हम इंटेरोगेट करते हैं, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव डैश आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे ही तो पूछेगा, आर यू गोइंग, जा रहे हो। अब हु तो होगा नहीं कि कौन जा रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं कि क्या जा रहे हो, कि कौन से जा रहे हो, नहीं, यहाँ आएगा कहाँ, तो करेक्ट आंसर हो गया वेयर, कहाँ जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17, फिलिंग द ब्लैंक विद प्रॉपर नाउन, आई मेड दिस केक। आई आ गया है, अब आई के साथ क्या है, आई के आपको पता है, आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, तो माई सेल्फ आएगा, तो यहाँ ऑप्शन देखें माई सेल्फ, ठीक है। योर सेल्फ कहता है यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिम हिज,
तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, आई की जगह अब आ जाएगा माई सेल्फ। ये केक मैंने बनाया ना, तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने खुद बनाया। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि शी मेड दिस केक। अब प्रॉपर नाउन लगाना है, ठीक है, हमें इसमें क्या लगाना है, प्रॉपर नाउन। अब शी है तो शी का क्या होता है, हर सेल्फ, तो शी का हर आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का शी का हर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, फिलिंग द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है आपको, शी हैज हर्ट। अब देखिए अगेन यहाँ पे क्या आ गया, शी आ गया। अब रिफ्लेक्सिव कुछ भी हो, शी आ गया ना, तो शी आ जाते ही हम लोग को तुरंत हर लगाना होगा। शी है तो हर, ही होता तो हिम या हिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, फिलिंग द ब्लैंक विथ सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी कि इस गिवन सेंटेंस में हमें सूटेबल, सबसे अच्छा, इन चार ऑप्शन में से सबसे अच्छा एडजेक्टिव कौन सा है वो टिक करना है। और देखिए सेंटेंस क्या है, द लिटिल गर्ल्स आई रिवील्ड हर मिसचीफ। यानी कि जो छोटी लड़की है उसकी ट्विंकलिंग ने उसकी जो गलती है वो चीज़ ड्रॉ कर दी, बता दी हमें। तो द लिटिल गर्ल डैश आई रिवील्ड। अब चबी आई ने तो बताएगा नहीं, मोटी मोटी आते हैं कैसे, जब भी आपको डर लगता है आपकी आंखें क्या झपकती है, यानी कि ट्विंकल करती है, आंखें झपकने को कहा जाता है ट्विंकलिंग। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द लिटिल गर्ल्स आई, यानी कि छोटी लड़की की ट्विंकलिंग आंखों की वजह से पता पड़ गया कि उसने गलती की है, मिसचीफ। क्वेश्चन नंबर 21, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्लेस प्रपोजिशन। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। यानी कि मेरा हाउस कहाँ है। अब देखिए कोई हाउस किसी चीज़ के ऊपर होगा, तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन। किसी चीज़ के, देखिए अंडर कब लगाया जाता है, जब नीचे हो, इन हो यानी कि किसी चीज़ के अंदर हो, और एट लगाया जाता है समय के लिए, स्थान के लिए। अभी बोला कि हाउस ऊपर होगा यानी कि ऑन, ठीक है। तो अब जैसे बुक्स है तो माई बुक्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर हैं तो ऑन। अभी मैं हाउस इज थर्ड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी कि 2 फ्लोर के ऊपर है, थर्ड फ्लोर पर, तो ऑन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। चलिएगा ये सब, क्वेश्चन नंबर 22 है फिलिंग द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट वर्ड कौन सा होगा, देखिए डैश इज द स्पीकर एट फंक्शन, ठीक है। यानी कि ये पूछ रहा है कि स्पीकर बोलने वाला, स्पीकर की बात करेंगे, बोलने वाला फंक्शन में बोलने वाला था, कौन था, तो ठीक है। क्या तो बोलने वाला होगा नहीं कि क्या बोलने वाला था, भाई कोई व्यक्ति के बारे में हम क्या तो बोलेंगे नहीं। कब बोलने वाला था ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ किसी पर्सन की बात की जा रही है कि मान लीजिए अभिषेक इज द स्पीकर एट फंक्शन, यानी कि अभिषेक एक स्पीकर था, तो अभिषेक कौन था, हु। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा हु, अभिषेक इज द स्पीकर एट फंक्शन। तो हु क्या आएगा, हु इज द स्पीकर एट फंक्शन। तो फिर मैं बोलूँगा अभिषेक इज द स्पीकर एट फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कोल्ड। तो जो मशीन की लैंग्वेज होती है गाइस, उससे सबसे लो लेवल की लैंग्वेज मानी जाती है। कंप्यूटर में मशीन की लैंग्वेज सबसे लो लेवल की लैंग्वेज है, तो इसलिए मशीन लैंग्वेज। अगला देखिए, प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू। तो प्रोनाउंसिएशन क्या रेफर करता है, देखिए डिप्थलॉन्ग, कॉन्सोनेंट, पंक्चुएशन या प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, देखिए जो भी हम चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, आवाज़ निकलती है, तो इसीलिए क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है, साउंड का निकालना, साउंड को प्रोड्यूस करना, साउंड को उत्पन्न करना। और प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, तो मैं कोई भी चीज़ को उच्चारण करता हूँ तो साउंड निकाल रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पे 24वीं का करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब। रीअरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए टीचर, स्कूल, वर्ड, शी, ए, एज। यानी कि हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं कि एक टीचर है, एक स्कूल है जो काम करती है, और एक शी यानी कि लड़की है, एज यानी कि जैसे कि। तो एक लड़की है जो किसी स्कूल में टीचर की तरह काम करती है, हम कह सकते हैं कि एक लड़की है जो किसी स्कूल में टीचर की तरह काम करती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या है, वर्कड शी एज अ स्कूल टीचर, यानी कि काम करती है वो स्कूल में टीचर की तरह, ये गलत है। शी टीचर वर्ड, यानी कि वो टीचर करती है काम स्कूल में, ये भी गलत है। अगला देखिए, शी वर्ड एज अ टीचर, यानी कि वो स्कूल में टीचर की तरह काम करती है। शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, यानी कि वो स्कूल टीचर की तरह काम करती है। सो दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा बी। और दूसरी चीज़ देखिए, हम लोग सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, आप लोगों को पता है ना। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, शी इज द सब्जेक्ट। वर्ब क्या है इसमें, वर्क, काम कर रही है, ठीक है, तो वर्क हो गया। तो शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एज अ स्कूल टीचर, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। अब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है तो देखिए पंक्चुएशन, दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कंजक्शन, कंजक्शन तो जोड़ने के लिए काम में आता है, ठीक है।
और एपिस्ट्रोफी ये क्या है, एक ऊपर जैसे मान लीजिए कोई अपन ने नंबर लेगा 2 की का 2, तो इस तरह का अपोस्ट्रोफी है। बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेस एक सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है इंटरजेक्शन से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखें, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल्स सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज। अब देखिए कि जब आप क्या करें, किसी भी हायर अथॉरिटी से मिले, ग्रीट यानी कि होता है मिलना, तो जब भी आप अपने टीचर, इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइजर से मिलते हैं तो आप लोग उसे क्या कहेंगे, हे, हेलो, हाय। तो क्योंकि हे, हेलो या हाय हम लोग अपने दोस्तों को कहते हैं, लेकिन हमारे टीचर को हम लोग क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और जब सुबह सुबह मिलेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा है, विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड। तो वो कौन सा वर्ड है जो कि साइलेंट रहता है, ठीक है, विच इज अ साइलेंट वर्ड इन द आंसर। देखिए आंसर, देखिए क्या बोलता हूँ मैं इसे, देखिए हिंदी में इसको हिंदी क्या कहते हैं, आंसर। यानी कि ए आ गया, एन आ गया, एस आ गया और ई आर से आ गया आर। यानी कि जो साइलेंट वर्ड रह रहा है डब्लू, डब्लू का हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कई बार देखिए वाव लिखने के लिए हम लोग डब्लू बोलते हैं, डब्लू ओ डब्लू वाव, यानी कि वाव, लेकिन यहाँ डब्लू का तो उच्चारण हो ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ साइलेंट शब्द कौन सा हो गया, डब्लू। कौन सा शब्द हो गया, साइलेंट डब्लू, यानी कि डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, विच वन इज अ डूस ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स। यानी कि डिस्कशन जब भी आप करते हो तो हम लोग देखिए, जब भी आपसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी चीज़ पे बहस चल रही है, तो सबसे आवश्यक चीज़ क्या है कि हम दूसरों को सुने। लूज योर टेम्पर यानी कि गुस्सा कर जाओ, नहीं ऐसा तो करना नहीं है। टॉक अबाउट इररिलेवेंट यानी कि बात तो चल रही है रामायण की, आप बात करो महाभारत की, तो ये भी गलत है, यानी कि टॉक अबाउट किसी और चीज़ के बारे में बात करना। अगला है यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, रूड यानी कि आप गलत शब्दों का प्रयोग करो, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और सही ऑप्शन क्या है, लिसन टू अदर्स यानी कि दूसरों को भी सुने। तो जब भी कोई डिस्कशन होता है तो आप लोग क्या करेंगे, दूसरों को भी सुनेंगे, लिसन टू अदर्स। विच वन इज अ डोंट यानी कि ये आपको नहीं करना, ये चीज़ है जो आपको नहीं करनी। एटिकेट क्या है, बी ओपन माइंडेड, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड तो बना रहना है, बहुत सही है। यूज मॉडरेट टोन, बिल्कुल धीमा, मॉडरेट टोन यानी कि धीमी आवाज में बात करना, ये भी सही है। लिसन टू अदर, ये भी सही है, ये आपको करना है। बात करें क्या नहीं करना, आर्ग्यू अननेसेसरी यानी कि बिना वजह के आप बहस करते जा रहे हो कि आपने कोई चीज़ भले गलत है, ठीक है। अब आप मान लीजिए रामायण की बात करते हो, आप बोलते हो कि भैया रावण को लक्ष्मण ने मारा, और आप बहस कर रहे हो नहीं लक्ष्मण ने मारा, लक्ष्मण ने मारा, लेकिन सही क्या है, राम ने मारा। तो अननेसेसरी आर्ग्यू नहीं करना, तो ये आपको नहीं करना अननेसेसरी आर्ग्यू, और हमें यही तो बताना है कि क्या चीज़ नहीं करनी, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, ठीक है, जैसे हमारा ही दिमाग है, तो गाइस कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू, आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर आपने देखे होंगे, जो ये 1 2 3 4 5 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, इन्हें कार्डिनल नंबर कहा जाता है। सो विच वन इज कार्डिनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे कार्डिनल नंबर कौन सा है, 3, ये तो क्या है, ये रोमन नंबर कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, रोमन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या है, ये क्या है, 1, 1 यहाँ पे कार्डिनल नंबर है, ठीक है। देखिए काफी आसान सवाल आ रहे हैं। विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। अब यहाँ कार्डिनल नंबर कौन सा, देखिए 5th 8th 2nd, क्या ये कार्डिनल नंबर है, नहीं। देखिए क्योंकि 5, हाँ 5 अगर आप बोलो तो कार्डिनल नंबर है, 5th क्या हो गया, ये होता है 4th, ये होता है 5th, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर नहीं है, कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 5th 8th 2nd ये कार्डिनल नंबर नहीं है, 1 आपका कार्डिनल नंबर है। अगला बताइए, विच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा देखो पीछे जो ये डंडी और ये वाला साइन आता है, तो यहाँ किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, यानी कि करेक्ट। ध्यान रखें एक्सक्लेमेटरी, इंग्लिश में भी एक्सक्लेमेटरी यानी कि सूचनात्मक, है ना। तो आप जब भी एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ पे आएगा, जहाँ पीछे ही होगा एक्सक्लेमेटरी साइन, ये जो आएगा वहीं पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। हुर्रे, आलाज, खुशी, दुख व्यक्त करने के लिए इन सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है विच वन इज इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए द बॉल, ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकती, द बुक सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि बाय हिम, और लास्ट में आता है थर्ड फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट होता है वो बदल जाता है। तो देखिए ये सारा बदला हुआ है, और यहाँ देखिए राम एकदम सब्जेक्ट सही आ रहा है, ठीक है। सो राम हैज पास्ड द एग्जाम, राम वर्ब, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो 37 का करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए गाइस अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज अ पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ही हिम इस तरह का आएगा। तो देखिए मोहन तो बिल्कुल नहीं होगा, शी वॉज रीडिंग अ बुक यानी कि वो एक किताब पढ़ रही है, तो ये भी एक एक्टिव वॉइस है सीधा सीधा।
हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है सी में। तो पैसिव वॉइस क्या होता है? सब ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वॉज वर प्लस वॉज वर इस तरह की फॉर्म का हैड हैज बीन, इसका प्रयोग करके हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज नॉट अ कंजक्शन। दो चीजों को जोड़ने के लिए कंजक्शन, जैसे कि एंड और, जैसे बोलता हूँ अभिषेक एंड हिमांशु, या फिर और की बात करें तो अभिषेक और हिमांशु बट, तो हम लोग क्या कहेंगे? डू दिस बट नॉट डू दिस। ठीक है, तो बट भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, लेकिन ऑन तो क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर, तो वो उसको जोड़ तो ना रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया कि ऑन आपका एक कंजक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का है, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। तो किसी चीज़ में रोल प्लेइंग करने में कौन सी चीज़ बेनिफिट नहीं है? ठीक है, तो देखिए बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, डेवलप लिसनिंग स्किल, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर देखिए डी क्या है? डेवलप बोर्डम। तो जब भी आप अगर कोई रोल करते हो तो बोर्डम तो आपको कभी भी नहीं होगी ना, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज नॉट अ वॉवेल। वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। देखिए यहाँ पे ए ई आई, ये तो वॉवेल है, लेकिन वॉवेल कौन सा नहीं है? सी कॉन्सोनेंट होता है, ये वॉवेल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एटिकेट। आप ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में देखिए वन शुड नॉट बी, यानी कि पंक्चुअल, वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क, यानी कि आपको समय पे नहीं पहुंचना। क्या ये चीज़ करनी है? नहीं। वन शुड है फैंसी मोबाइल रिंगटोन, फैंसी मोबाइल रिंगटोन रखोगे ना, गाना बजे तू लगा बेलू जब लिपस्टिक, ऐसा नहीं बजना चाहिए। अगला है डी, वन शुड फिल्टर वंस वर्क प्लेस, यानी कि एक दूसरे का जो वर्क प्लेस है उसको लेटर करना, ये भी नहीं करना। और वन शुड ड्रेस फॉर्मली, यानी कि कपड़े अच्छे से पहन के जाना। तो बिल्कुल ऑफिस में जाते समय एटिकेट क्या है? अच्छे से कपड़े पहन के जाना। अगला देखेंगे, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। यानी कि एक वर्ड है जो कि बोलने में एक जैसा है लेकिन मीनिंग अलग है। कोई शब्द है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, देखिए के एन ओ डब्ल्यू, के एन ओ डब्ल्यू को कहते हैं नो, और एन ओ डब्ल्यू को भी कहते हैं नो, दोनों नो ही हैं, लेकिन इसका मतलब है जानना, इसका मतलब है नहीं। तो इस तरह के शब्दों को क्या कहा जाता है? इस तरह के शब्दों को कहा जाता है होमोफोन। जो दो शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो लेकिन उनका मीनिंग अलग हो, उन्हें कहा जाता है होमोफोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। तो यहाँ आपके गाइस मुझे लगता है इंग्लिश के खत्म हो चुके हैं, अब आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। चलिए तो हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा सा उससे पहले जलपान कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक बाइट में क्या है? बिट। अब यहाँ सारे ऑप्शन बिट में है, तो गाइस ध्यान रखें, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और एक बिट में 64 बाइट होते हैं, ध्यान रखें। चलिए, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो एक कंप्यूटर में क्या होगा? सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अब सॉफ्टवेयर ही एक प्रोग्राम है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बिल्कुल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। माउस एंड कीबोर्ड, तो माउस कीबोर्ड तो एक अलग से चीज़ है ना, माउस कीबोर्ड अलग से आता है। सर्किट डायग्राम, ये भी नहीं होता। तो करेक्ट चीज़ क्या है? हार्डवेयर भी होता है और हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। यानी कि एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर देता है, यानी कि उसे खराब कर देता है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वायरस। वायरस किसी भी दूसरी चीज़ को खराब कर देता है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3 का करेक्ट आंसर हो गया ए, यानी कि वायरस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। यानी कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि किसी भी यूजर को इनेबल करता है एक्सेस वेब पेज पर जाने के लिए, तो वो क्या है? वेब ब्राउजर। अब आप देखिए वेब ब्राउजर है, यानी कि जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, आप यहाँ पे जाके किसी भी दूसरे पेज पर जा सकते हैं, इस पेज पर जाके किसी भी दूसरे पेज पे आप जा सकते हैं। करेक्ट आंसर हो गया वेब ब्राउजर। चलिए, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। अब अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर काम करते वक्त आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर पर कोई इलीगल, इंटरनेट पर इलीगल एक्टिविटी, यानी कि जो गैर कानूनी है वो करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? साइबर क्राइम। ठीक है, आपने कई बार मूवीज वगैरह देखी होगी, साइबर क्राइम कहा जाता है जो कि इलीगल है, आप लोग ना करें, जैसे कि हैकिंग, किसी के कंप्यूटर वगैरह को हैक कर लेना, दैट इज कॉल्ड हैकिंग, और हैकिंग साइबर क्राइम के अंदर आता है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क जो क्या है? एक रीजनल, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया,
पूरे राष्ट्रीय, नेशनल और ग्लोबल पूरी दुनिया में काम करता है वो क्या कहलाता है? WAN। ठीक है, WAN क्यों, क्या पूरा नाम है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि पूरी जगह, वाइड यानी कि सब जगह फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड वाइड। तो वाइड क्या है? एक एरिया में भी होगा आपके पर्टिकुलर, पूरे देश में भी होगा और पूरे विश्व में भी होगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क WAN करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो CPU के अंदर क्या क्या चीज होती है? CPU कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब क्या है? CPU के अंदर क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट एंड ALU, स्टोरेज डिवाइस एंड ALU, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज या इनपुट डिवाइसेज एंड कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर होगा गाइस ए, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर, CPU किस चीज के लिए स्टैंड करता है? सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्लानिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। तो छोटी डिस्टेंस के लिए किस तरह का नेटवर्क यूज किया जाता है? तो देखिए छोटी डिस्टेंस क्या है? लोकल एरिया, आप जिस लोकल एरिया में रहते हो तो LAN, LAN का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LAN का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो छोटी डिस्टेंस यानी कि फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा? लोकल एरिया नेटवर्क, और छोटा नाम क्या है इसका? LAN। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इन ईमेल वेयर विल यू एड द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस होम यू वांट टू सेंड द कॉपी। तो आपने देखा होगा जिसको आप ईमेल भेज रहे हो तो वो आता है CC वाली लाइन में। ठीक है, वेयर विल यू एड द रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस CC के अंदर ऐड किया जाता है। ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे भी हम लोग मेल भेज रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि जिस भी बंदे को आप ईमेल भेज रहे हो तो उसका नाम कहां पे लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो एक्सेल फाइल में हम लोग देखिए ये लाइन बनाते हैं, ये क्या है? आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रोस है। तो रो और कॉलम के बीच जो जगह होती है इंटरसेक्शन पॉइंट, उसे हम लोग क्या कहा जाता है? सेल। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक चौकोर एरिया है। ये क्या है? देखिए मैं हम कलर चेंज करके बताते हैं आपको। तो ये गाइस क्या है? देखिए ये पूरा एक सेल हो गया। ये क्या है? एक पूरा सेल है। तो इसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो एक्सेल फाइल में इंटरसेक्शन यानी कि रो और कॉलम के बीच का हिस्सा क्या कहा जाता है? सेल। क्वेश्चन नंबर 12, इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। तो वर्कशीट का कलेक्शन, जो आप वर्कशीट है उसका कलेक्शन करते हो तो उसे वर्कबुक कहा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा इसने? वर्कशीट का कलेक्शन MS एक्सेल में क्या कहा जाता है? वर्कबुक। ऐसा नहीं कि वर्कशीट लिखा है तो यहाँ पे वर्कशीट टिक कर दो, नहीं, आप लोग क्या टिक करेंगे? वर्कबुक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इन MS एक्सेल के अंदर टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन इन द एंट्री। यानी कि आप मान लीजिए कि आपके पास क्या है, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ये कॉलम है और यहाँ पे मैंने क्या नंबर लिख दिया, जैसे कि 1 2 3 4। अब लास्ट वाले सेल में मुझे क्या है? सम करना है। अब सम करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, लेकिन वो फॉर्मूला पुट करने से पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो कैसे फॉर्मूला लिखते हैं? बराबर। मान लीजिए जोड़ना है तो क्या लिखूंगा? SUM, और 1 से लेकर 4 तक लिखना है तो 1 4 लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है ना। तो बस कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको बराबर का साइन लगाना है, ये चीज ध्यान रखिए। यही चीज क्वेश्चन पूछी गई है। MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले किस चीज को इंसर्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। तो MS पेंट में कौन सा वो एक्सटेंशन है जो कि सपोर्ट नहीं करता? .jpeg, .doc, .gif या डॉट। देखिए तो JPG फाइल यानी कि फोटो बनती है, बिल्कुल सही। GIF भी बना सकते हो आप लोग, आजकल देखते होंगे व्हाट्सएप पे PNG यानी कि फोटो बना सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट कभी पेंटिंग में डॉक्यूमेंट बनाते हैं क्या हम लोग? नहीं बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। तो आपने देखा होगा जो टेक्स्ट है आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो कैसा प्रिंट होता है? इस तरह से होता है ना। और ये जो ये वाला मोड होता है ना, सीधा सीधे लाइन में, इसे क्या कहा जाता है? पोर्ट्रेट। इसे कहा जाता है पोर्ट्रेट मोड। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो गया सी, पोर्ट्रेट मोड। चलिए अगला देखें, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज। अब विड्थ क्या है? देखिए ये जो आपकी मोटाई चीज होती है, ठीक है, मोटाई। और ये कैसी होती है? लैंडस्केप। ठीक है, ये कैसी होती है? लैंडस्केप। तो जब भी आपका लेंथ आएगा विड्थ वाइज तो आप करेंगे लैंडस्केप में, और देखिए ऊपर क्या लिखा था? लेंथ वाइज करेंगे तो आप करेंगे पोर्ट्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। यानी कि वो अभी रिपीट क्वेश्चन आ गया कि एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है, पूरा बदल देता है, वो क्या होते हैं? वायरस होते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना वायरस चल ही रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी को हिला कर रख देता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेड शीट्स आर सेव विद, अब स्प्रेड शीट नाम की एक्सेल में शीट होती है, आपको बताऊं स्प्रेड शीट, तो अब उसे किस एक्सटेंशन से आप लोग शो करेंगे, तो देखें स्प्रेड SPREAD, ठीक है, तो इसे हमेशा .xls से करेंगे, किससे करेंगे, .xls एक्सटेंशन, जैसे कि एक PDF फाइल होती है, JPG फाइल होती है, MP3 फाइल होती है, MP4 होती है, वैसे ही .xls फाइल होती है जो कि स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 स्प्रेडशीट से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आप .xls को ठीक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि स्प्रेडशीट्स आर शेप्ड विथ, तो स्प्रेडशीट अगेन आ गया वही XLS, करेक्ट आंसर सी। देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा बट आंसर वही है, द एक्सपांशन ऑफ लैन, अभी अभी हमने लैन का नाम बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क, तो करेक्ट आंसर हो गया आंख बंद करके बी। अभी भी बताया था ना, पूछ रहा है एलएन का एक्सपांशन यानी कि एलएन का पूरा नाम है, एक्सपांशन का मतलब ये नहीं कि एलएन को पढ़ के खींच दो, एलएन का पूरा नाम पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 द एक्सपांशन ऑफ रैम इज, तो रैम का पूरा नाम क्या है, ये इसने पूछा है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहाँ देखिए मशीन दे रखा है तो ऐसा नहीं मशीन टिक कर दो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। अब देखिए रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, तो क्या दे रखा है यहाँ देखिए बी ऑप्शन, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं द एक्सपांशन ऑफ वैन इज, यानी कि WAN, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था वाइड एरिया नेटवर्क, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। तो काफी वही घुमा फिरा की चीज आ रही है। अगला देखिए व्हाट डज ASAP स्टैंड्स फॉर, तो स्टैंड्स फॉर यानी कि ASAP किस लिए खड़ा है, क्या मतलब है इसका, इन SMS की लैंग्वेज में, तो SMS की लैंग्वेज में ASAP का मतलब क्या है, एज सुन एज पॉसिबल। अपन लोग जल्दी जल्दी लिख लेते ना, जैसे कि बिकॉज तो आप लिखते नहीं है, बिकॉज की जगह BCZ लिखते हो, ठीक है, काफी छोटे गुड मॉर्निंग की जगह GM लिखते हो, ठीक है। तो ऐसे ही एज सुन एज पॉसिबल की जगह आप लिखते हो ASAP, ठीक है, ध्यान रखें एज सुन एज पॉसिबल वर्ड है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कि कॉपी करने के लिए अगर आपको कोई भी चीज एक जगह से दूसरे के कॉपी करनी है तो उसका सिंबल क्या है, CTRL+C। अगर उसी चीज को आप लोगों को कट करना है तो +C की जगह +X, और उसी चीज को अगर आपको कहीं जाके पेस्ट करना है तो +V कर देंगे, और अनडू करना है तो +Z, रीडू करना है तो +Y, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द शॉर्टकट की, अब देखिए कट करना है तो मैंने भी आपको बताया Ctrl+X। अच्छा एक आता है कि सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो अगर आपको सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है तो Ctrl+A दबा दो, जो भी उस शीट पे लिखा होगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सी। Ctrl+A कहाँ लिखा है, सी ऑप्शन में है। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, मैंने अभी अभी आपको बताया, तो Ctrl+V हो गया, करेक्ट आंसर 28 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ 4th रो, देखिए चौथी रो और चौथे कॉलम का एड्रेस क्या हुआ, तो चलिए हम लोग ये काम करते हैं, 4 रो बना लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 तो हो गए आपके कॉलम, और 4 ही मैं रो बना देता हूँ, तो देखिए ये 1 2 3 और ये 4 हो गई, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाली लाइनें होती है ना, ये कैसे होती है, ABCD, और यहाँ कैसे होती है 1 2 3 4, इस तरीके से होती है ना। अब देखिए यहाँ नंबर देंगे तो हाँ इस तरीके से आप लोग दे देंगे। अब देखिए कि नंबर क्या होगा, ठीक है। अभी कह रहा है चौथी रो और चौथा कॉलम, तो देखिए 1 2 3 4 ये चौथी रो गई, और इसमें चौथी रो हो गई, और चौथा कॉलम देखें तो ये रहा चौथा कॉलम, ठीक है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, तो इसका एड्रेस क्या है D4, इसका एड्रेस क्या हो गया D4, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। अगला देखिए 30 कि व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडो, अगर आप कोई भी नया फोल्डर बनाएंगे तो उसका सीधा सीधा नाम, नया फोल्डर बनाए तो उसका नाम नया फोल्डर होगा। हाँ अगर आप कोई नाम दे दो उसे, जैसे रमेश सुरेश महेश, या मेरा नाम दे दो अभिषेक, या फिर हमारे चैनल का नाम दे दो वोल्टेज के करंट का रजिस्टर, तो ये चीज़ आ गई क्या सी। अच्छा बीच में जो भी गाइस देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने चैनल का नाम रखा है वोल्टेज के करंट का रजिस्टर, गाइस एक्चुअली में चैनल किस लिए बनाया गया है वो अभी आपको ये सब वीडियोस देख लें उसके बाद बताऊंगा, बट नाम आप लोग जरूर बताएं। ये जो देखा आपने मूवी देखी हो अगर, सोनू के टीटू की स्वीटी, तो उससे रिलेटेड नाम है ये वाला, वोल्टेज के करंट का रजिस्टेंस, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि सर नाम बहुत अच्छा है या क्या है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो नया फोल्डर जब भी बनाओगे, ये पूछा गया है कि जब भी नया फोल्डर लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा न्यू फोल्डर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ FYE SMS। अब SMS आप लोग भेजते हैं उस समय छोटा सा हम लोग लिखते हैं FYE, आपको पता है, तो इसका होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, है ना,
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए FYI का ये नाम आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्योंकि अगर आप SMS करते हो, गर्लफ्रेंड से बातें करते हो तो आसान है, और नहीं करते हो तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसका पूरा नाम क्या है, 31 का A फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल बी स्टोर। अब आप कंप्यूटर में जो जो डिलीट करते जाते हो तो गाइस वो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछा है, सारी डिलीटेड फाइल कहाँ से होती है, रिसाइकिल बिन में। सारी रिसाइकिल बिन में फाइल डिलीट होती है तो वो सारी कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। हाँ, अगर आपने एक बार रिसाइकिल बिन से डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली। आपने देखा इसमें देखो आजकल आपके स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में क्या होता है, आप फाइल मैनेजर में जाके कोई भी चीज़ डिलीट करते हो और फिर भी आपका मोबाइल खाली नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो चीज़ डिलीट नहीं हुई, वो रिसाइकिल बिन में चली गई। अब आप रिसाइकिल बिन में जाइए, उसे वहाँ से डिलीट करिए, तभी आपका स्पेस खाली होगा, अदरवाइज आपका स्पेस खाली नहीं होगा। सेम चीज़ कंप्यूटर में, आपने डिलीट तो कर दी लेकिन वो स्पेस खाली नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी वो फाइल वहाँ से डिलीट हो गई उस फोल्डर से, लेकिन वो किस फोल्डर में चली गई, रिसाइकिल बिन वाले फोल्डर में। तो वहाँ जाके उसे डिलीट करोगे तभी आपकी जगह खाली होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू अ पीसी। तो वो कौन सी डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को पीसी से कनेक्ट करती है, ठीक है। आपने देखा होगा मॉडेम। मॉडेम देखिए, मॉनिटर तो क्या है, टेलीफोन लाइन को कनेक्ट होना करता है पीसी से, ठीक है। मॉनिटर तो दिखाता है, प्रिंटर प्रिंट करता है, हार्ड डिस्क अंदर होती है, स्टोर करती है। मॉडेम वो डिवाइस है जो कि पीसी और टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो अभी हमने बता दिया, कॉपी के लिए रिपीट क्वेश्चन है Ctrl+C। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज अ डोंट इन्फॉर्मेशन। डोंट यानी कि ये करना नहीं है काम, तो सब पढ़ते हैं कि करके, यूज हार्ड टू गैस पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड ऐसा लगाओ कि जो हार्ड हो। तो क्या ये काम करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगाओ ताकि कोई और गैस ना कर सके, ये काम करना है, ठीक है। डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, क्या पासवर्ड हम सबको बता दें, नहीं ये काम नहीं करना, तो चलो ये आंसर हो सकता है, और भी पढ़ेंगे हम लोग। अगला है टेक बैकअप डेटा ऑफ योर पीसी, यानी कि पीसी का समय समय पर बैकअप डेटा लेते रहे, बिल्कुल लेना ही है, तो ये भी सही है। एनक्रिप्ट लैपटॉप हार्ड ड्राइव एंड मोबाइल, यानी कि मोबाइल डिवाइस और उसको एनक्रिप्ट कर दो ताकि हर कोई ना खोल सके, तो ये भी काम करना है, सही है बिल्कुल। यानी कि करना क्या नहीं है, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, ये नहीं करना, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, विच वन इज अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है, आप अगर कोई भी ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं, ऑनलाइन आप क्राइम करते हैं, तो ये है देखिए, ऑनलाइन गैम्बलिंग करना, या जुआ में कह सकता हूँ कि जुआ गैम्बलिंग, जुआ खेलना है, तो अगर आप ऑनलाइन जुआ खेलते हो तो ये एक साइबर क्राइम है। तो जो भी आपका दोस्त रमी वगैरह कुछ भी जुआ वगैरह खेलता है मोबाइल पर, दैट इज अ क्राइम, ध्यान रखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडो। तो वो कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो कि एक खिड़की विंडो के साथ, अब विंडो खिड़की नहीं है, ठीक है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 2000 कंप्यूटर में जो आती है ना, प्रोसेसर जो वर्क करते हैं, तो ये वो वाला विंडो जो कि मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट टूल के साथ आता है। कंट्रोल पैनल, विंडो एक्सप्लोरर, डेस्कटॉप या नोटपैड, तो ये आएगा विंडो एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजमेंट टूल के साथ आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का बी हो गया। अब चलिए अब देखते हैं कि विच वन इज अ सर्च इंजन, यानी कि ढूंढने के लिए कहाँ पे सर्च करोगे, फ्लिकर पे नहीं, हॉटमेल पे नहीं, फेसबुक पे सर्च करोगे नहीं, कहाँ सर्च करेंगे, गूगल पे। तो जो भी आपको चाहिए वो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, तो आंसर हो गया आपका डी। चलिए अगला है क्वेश्चन, विच वन इज अ सर्च इंजन। तो कौन सा सर्च इंजन है, अगेन वही चीज़ आ गई। तो देखिएगा, इस हॉटमेल, ऑरकुट, फ्लिकर ये सर्च इंजन नहीं है, याहू आपका सर्च इंजन है। याहू पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, याहू, याहू, ठीक है। चलिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बीच में करते रहो, कहने की आवश्यकता ना पड़े, सब्सक्राइब कर लो। अब आप बस आपका मैक्स रह गया तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 1-2 दिन में, और बस फिर आपको एकदम धांसू तैयारी करनी हो, सबको धुआं धुआं कर देना है। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। तो वो कौन सी चीज़ है जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो देखिए भाई, आपको पता है सोशल नेटवर्किंग है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, फेसबुक दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, फेसबुक, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज अ वेब ब्राउजर, यानी कि जहाँ पे आप लोग सर्च करते हो, तो वो कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जहाँ पे जाके हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया 41 का सी। चलिए अब हम देखेंगे 42, विच वन इज द इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग कंप्यूटर में कुछ देते हैं, ठीक है, इनपुट दे रहे हैं, तो स्पीकर से तो हम सुनते हैं, आउटपुट लेते हैं, प्रिंटर से भी आउटपुट लेते हैं, मॉनिटर से भी देखते हैं, जबकि जॉयस्टिक से हम लोग इनपुट देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे 43, विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो प्रिंटर से हम लोग आउटपुट में कागज लेते हैं ना, तो करेक्ट आंसर हो गया प्रिंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि स्टोर नहीं करती।
तो देखिएगा इस प्रिंटर, कभी प्रिंटर स्टोर करता है, हाथों हाथ आउटपुट देता है, जबकि वीडियो टेप, यूएसबी फ्लैश, मेमोरी कार्ड ये सब स्टोर करते हैं, लेकिन प्रिंटर कभी भी स्टोर नहीं करता, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो यहाँ पे एडिक्टिव, लोग क्या है इसके आदतन बहुत ज्यादा थे। अब आपको पता है आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के कितने आदि हो चुके हो, बिना इसके आपका खाना ही नहीं पचता। तो ये आपको एडिक्टिव बना देता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनिम्स फॉर अ वर्ड वी टाइप इन एमएस वर्ड। तो अगर आप एमएस वर्ड में कोई भी वर्ड डालते हो तो वो उसका सिनोनिम यानी कि उसके जैसे और बहुत सारे वर्ड दिखाएगा, तो ये होता है ए ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा बोलने नहीं आ रहा है इसलिए अपन नहीं बोल रहे, बस अपने को ऑप्शन ए आंसर पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, यू विड्रॉ रुपये 500, आपने 500 रुपये एटीएम से विड्रॉ करे, द एटीएम मशीन गिव्स आउट रुपये 5000, लेकिन एटीएम मशीन आपको 5000 रुपये दे रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एथिकल करेक्ट। अब आपको क्या है 5000 रुपये आपने पुट करे, आपके पास मैसेज भी 5000 का है, लेकिन गलती से मशीन ने आपको 5000 रुपये दे दिए, तो आपको क्या करना चाहिए एथिकली। ठीक है, यानी कि समाज के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, एक कंप्लेंट करनी चाहिए, मनी लो और भाग जाओ, वहीं पे मनी छोड़ दो, या पैसा गरीब को दो। तो देखिए गाइस, बैंक का पैसा है, किसी और का पैसा नहीं लेना चाहिए कि गरीबों में बांटो, वो गलत है, छोड़ के भाग जाओ वो गलत है, या ले लो वो भी गलत है। लेकिन हाँ, आप कंप्लेन कर सकते हो तुरंत बैंक में जाके कि सर मैंने 500 डाले और 5000 आ गए, तो मेक अ कंप्लेन, ये एक सामाजिक कार्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का ए। तो ये आपके मेरे हिसाब से IT लिटरेसी से के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन के क्वेश्चन। सो चलिए अब अपना थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए काइजेन मीनिंग क्या होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा और सीधा सीधा आंसर क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि आप लगातार इंप्रूवमेंट करते जाएं, उसे ही कहा जाता है काइजेन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, तो इसलिए आप लोग क्या टिक कर देंगे गाइस, पहले का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन द ग्रुप डिस्कशन, एक्सक्यूज मी आई वुड। अब देखिए इसका करेक्ट कंटेक्स्ट क्या होगा, आप लोग बीच में कहते हैं एक्सक्यूज मी आई वुड, क्या आएगा आगे, इंटरप्टिंग, एग्रीइंग, यानी कि एक्सक्यूज मी बोल के आप किसी से एग्री करोगे, नहीं करोगे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। समराइज दोगे आप, नहीं दोगे। एम्फेजिंग अ पॉइंट, यानी कि कोई पॉइंट ऐसे करोगे, एक्सक्यूज मी ये ऐसे, ये अपन तो नहीं करेंगे, हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्ट यू, मैं तुम्हें बीच में रोकना चाहता हूँ, रोकना चाहती हूँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंटरप्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, यानी कि कम्युनिकेशन में वो चीज़ क्या कहलाते हैं जिसमें आप एक्सचेंज करते हो इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज वर्ड। कोई वर्ड आपके पास नहीं है फिर भी आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो कब होता है, उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपने कुछ बात नहीं की, आपने कुछ वर्ड इस्तेमाल नहीं किए, और फिर भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई, तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कौन इस्तेमाल करते हैं ये कम्युनिकेशन, गूंगे बहरे लोग। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, आप किसी काम के लिए फुल डेडिकेटेड है। ठीक है, आपने बोल दिया कि मैं ये काम आपको कल तक करके दिखाऊंगा, और फिर आप वो काम कर रहे हैं, तो वो काम के लिए आपने क्या दे दी, किसी को कमिटमेंट दे दी, और अब आप उस काम को करके दिखाओगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कमिटमेंट। डेडिकेशन किसी काम के प्रति क्या कहलाता है, कमिटमेंट। कॉन्फिडेंस तो नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो नहीं चाहिए। इंटेलिजेंसी नहीं, इंटेग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा भी नहीं। करेक्ट आंसर आएगा कमिटमेंट। किसी काम को डेडिकेशन से अगर आप कर रहे हो तो वो कमिटमेंट से कर रहे हो, कि या तो आपको किसी ने बोला और आप बोल दिया कि हाँ मैं ये काम करके दिखाऊंगा, तो हर काम के लिए डेडिकेशन के साथ कमिटमेंट जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क, अगर किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो अगेन वही कमिटमेंट। SMS का पूरा नाम बताइए, सरदार मनमोहन सिंह नहीं, सवाई मान सिंह नहीं, SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि छोटी सी बात लिख के किसी को भेजना। बट आप देखिए आज व्हाट्सएप वर्क हो गया, आप 4-4 पन्नों के लिख देते जब, लेकिन मैसेज होता था हमारे टाइम पे तो बहुत महंगे रिचार्ज होते थे। ठीक है, उसका एक अलग से कूपन आता था और पूरा मैसेज भरना होता था। मान लीजिए 100 शब्द का एक अगर मैसेज है तो पूरे 100 शब्द लिखते थे, ज़्यादा लिखते थे तो 2 मैसेज हो जाते थे। ठीक है, तो पूरा तो उसे कहा जाता था शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। तो SMS का नाम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसमें समझाने जैसे कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन है फॉर स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट गोल्स। अब इस स्मार्ट में एस शब्द क्या है, पूरे स्मार्ट वर्ड का एक मीनिंग है, लेकिन इसमें एस शब्द का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्मार्ट शब्द में एस का मीनिंग क्या है, स्पेसिफिक। बाकी का मुझे नहीं पता, बस स्मार्ट में एस का ध्यान रख लें, स्पेसिफिक।
गेस्चर यानी कि बिटिंग नेल्स शो, तो बिटिंग नेल्स क्या शो करते हैं, इनसिक्योरिटी। अगर आप जैसे गेस्चर आपका है कि आपने नाखून खा रहे हो तो आपको उस टाइम पे क्या है, इनसिक्योरिटी हो रही है, बोर होने की वजह से तो कभी नाखून नहीं खाते, कॉन्फिडेंस होगा तब भी नहीं खाओगे, डिफेंसिवनेस होगा तब भी नहीं खाओगे, आप जब इनसिक्योरिटी होगी आपको तभी आप नाखून चबाओगे कि डर लग रहा होगा यार क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्जाम में पास होंगे, तो इनसिक्योरिटी यानी कि खतरा महसूस होना, तो उस समय पे आप अपने नाखून चबाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गेस्चर ब्रिक्स एंड इरेक्ट वॉकिंग, तो ये क्या शो करता है, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, दैट इज शो कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अब ब्रिक्स इरेक्ट वॉक, अगेन वही कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन, गोल्स आर कैटेगराइज एज, तो गोल देखिए आप कैसे गोल बनाओगे, गुड और बैड, अच्छे बुरे गोल सब अच्छे ही बनाएंगे, बुरे तो कोई बनाएगा नहीं, इनर आउटर यानी कि अंदर के लिए अलग बाहर के लिए अलग नहीं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक भी नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, छोटे गोल लंबे, की मुझे भाई 4 दिन में हफ्ते भर में मुझे ये पूरा सिलेबस करना है। अब आपका देखिए लंबा गोल क्या है कि आपके पास 15 तारीख को एग्जाम है आपका, तो आप बनाओगे कि यार 10 तारीख तक छोटा गोल मुझे एक बार सिलेबस खत्म करना है और 15 तारीख तक मुझे रिवीजन करना है, तो ये होते हैं छोटे गोल और लंबे गोल, तो करेक्ट आंसर हो गया डी। तो गोल हमेशा छोटे और लंबे बनाए जाते हैं। अगला देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गोल्स आर क्लासिफाइड एड, अभी हमने पढ़ा कि गोल्स कैसे होते हैं, 2 तरह के, लॉन्ग और शॉर्ट, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर, अब जब हम चेहरे को देख के बातें करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा कितना होता है, 55%, 55% तो बॉडी लैंग्वेज बोलती है, हम तो क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता पड़ जाता है कि कोई दुखी है तो पता पड़ जाएगा, खुश है तो पता पड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, लॉन्ग लास्टिंग, आपको इसी को इंट्रिंसिक मोटिवेशन देते हो तो वो लंबी चलेगी, ठीक है, छोटी चलने के बजाय बहुत दूर तक, ठीक है, लंबी किलोमीटर तक जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर, यानी कि जो आपको रेलवे के अंदर या फ्लाइट के अंदर या टीचर जो लेक्चर देते हैं वो सुनते हो आप लोग, उस सुनने को क्या कहा जाता है, कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग, कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए और बहुत सुनना, जैसे कि मैं हूँ आपका हाल फिलहाल टीचर ही हैं, ठीक है, दोस्त भी हैं आपके, टीचर भी हैं, तो मुझे सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपके फ़ायदे की है। आप अगर एरोप्लेन में बोला कि हम लोगों को एक थोड़ा सा हवा में दिक्कत दबाव आ रहा है तो आप सीट बेल्ट बांध लें, अब नहीं बांधोगे तो क्या होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए तो पहन लो, नहीं पहनोगे फिर दिक्कत होगी, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, तो और इन सारी बातों को जो बताते हैं तो उसको सुनते हैं हम लोग, तो उस सुनने को कहा जाता है कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू ड्राइव प्लेजर कम्स अंडर, तो एकदम ड्राइव प्लेजर के साथ में हम लोग जब किसी चीज़ को सुनते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसे एप्रिशिएटिव लिसनिंग, कि क्या बात है यार, क्या बोला आपने, बहुत बढ़िया बढ़िया, आप ऐसे बोले यार सर आप क्या बोलते हो, तो इसे क्या कहेंगे, एप्रिशिएटिव लिसनिंग। तो किसी भी चीज़ को एकदम प्लेजर या खुशी के साथ सुनना किस चीज़ के अंदर आता है, एप्रिशिएटिंग लिसनिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू, तो हम किसी को मोटिवेशन देते हैं तो मोटिवेशन क्या है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, मोटिवेशन देखिए किसी को भी अपन ज्ञान की बातें देते हैं ना, जैसे मैं देता रहता हूँ आपको बैठे ठाले, तो ये आता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर, यानी कि आपको थोड़ा सा ऐसा कहना मैं कह लेता हूँ कि जुकाम हो गया है, फिजिकली आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है, गर्मी भी लग रही है, तो वो चीज़ किसके अंदर आती है, इन्वायरमेंट बैरियर, ठीक है, इन्वायरमेंट में छोटा सा हम कहते हैं मौसम खराब, इन्वायरमेंट बैरियर यानी कि मौसम खराब है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, मौसम खराब होने की वजह से आपको नाक नोजी में प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार आ सकता है, जुकाम हो सकता है, ठीक है, गर्मी ठंड दोनों लग सकती है। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस, यानी कि हमारी वॉइस का पतला होना या फिर भारी होना, ये किस वजह से होता है, ये होता है इंटोनेशन की वजह से, हम कहते हैं हमारी टोन बदल रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इंटोनेशन, इंटोनेशन, टोन बदलना। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवियर इज कॉल्ड, तो सही और गलत की पहचान हमें होनी चाहिए, ये हमारी मोरल वैल्यूज हैं, ये हमें सीखनी चाहिए, तो ये आता है एथिक्स के अंदर, ठीक है, ये एथिक्स हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये हम लोग पहचान सके और बता सके, तो ये आता है हमारे एथिक्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज अ ड्रॉबैक ऑफ रोल प्लेइंग, तो रोल प्लेइंग करने का एक ड्रॉबैक क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट आपको नहीं पता, रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट हुआ है, सो डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन,
रोल प्ले करते रहेंगे तो ये एक रियल प्रॉब्लम रियल सिचुएशन को प्रोवाइड नहीं करता। क्वेश्चन हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, व्हाट, चलिए देखना बंद हो गया, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। देखिए अब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन आपने सेलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद क्या करोगे, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करो। ठीक है, अब आपको पता पड़ गया कि आपको 2 को 2 से प्लस करना है, आपको सॉल्यूशन मिल गया, तो भाई उस 2 को 2 से प्लस करो और बताओ 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो गया इंप्लीमेंट, यानी कि उस चीज को करना। ठीक है, उस चीज को एक्चुअली में करना। क्वेश्चन नंबर 23, विच फैक्टर हेल्प्स द टू मोटिवेट पीपल। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी फैक्टर है जो हेल्प करती है। ठीक है, तो देखिए नर्वसनेस की कमी, अगर आपके अंदर बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं है, बिल्कुल भी आप नर्वस नहीं हो, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो। ठीक है, मोटिवेट आप कैसे हो जाओगे, जब आप नर्वसनेस, अगर आप नर्वस हो गए, घबरा गए, तो आप मोटिवेट रह पाओगे नहीं। लेकिन अगर आप नर्वस नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो। तो करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का डी। ये पूछ रहा है विच फैक्टर हेल्प्स टू इम्प्रूव टू मोटिवेट पीपलों को, यानी कि लोगों को मोटिवेट होने के लिए क्या होता है, लैक ऑफ नर्वसनेस, यानी कि नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच वन इज 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग में 3 P होते हैं, तो तीनों P का मतलब क्या है, प्रिपेयर करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर परफॉर्म करो। ऐसा नहीं भाई प्रैक्टिस परफॉर्म, सबसे पहले तो प्रिपेयर करो कि मुझे क्या बोलना है, अब उसके बाद घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस हो जाए तब परफॉर्मेंस दो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 P पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि पब्लिक में बोलने के लिए जो 3 P होते हैं, उन तीनों P का मतलब क्या है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, विच वन इज डूस फॉर इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या होना चाहिए आपके अंदर, नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, इनफॉर्मल ड्रेस यानी कि जीन्स पैंट पहन के नहीं जाना, काम अप्रोच यानी कि एकदम शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना है। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग पढ़ के बताइए, पढ़िए अपने मन में, फिर मैं सीधे ऑप्शन बताऊंगा। अब ये कह रहा है कि इंटरव्यू के अंदर आपको इसमें से क्या नहीं करना है, बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंट तो रहना है, ड्रेस एप्रोप्रिएटली, बिल्कुल ड्रेस भी अच्छे से पहनना है, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, बिल्कुल बराबर आई कॉन्टैक्ट लगाना है, लाई अबाउट योर एबिलिटी टू गेट जॉब, यानी कि आपसे पूछे कि आपको इंग्लिश बोलना आती है और आपको जॉब चाहिए, तो बोल दो हाँ आती है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लाई अबाउट यानी कि अपनी एबिलिटी के बारे में झूठ बोलना, तो ये नहीं करना, और यही ऑप्शन तो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग, यानी कि बोलने में क्या चीज़ है जो कि बैरियर करती है। तो भाई नर्वसनेस, अगर आप भाई नर्वस हो गए तो क्या आप कोई चीज़ बोल पाओगे, बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। तो नर्वसनेस हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ध्यान रखें। ठीक है, बोलते टाइम नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज डूस इन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के अंदर क्या करना है। तो देखिए एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, हम लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है, तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन, तो अच्छा कम्युनिकेशन आप कैसे बिछा सकते हो, मैसेज क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं घुमा फिरा के बोलो, मैसेज इज एम्बिगियस यानी कि मैसेज बहुत कठिन हो, सेंडर अटैक रिसीवर यानी कि सेंडर अटैक करे, घूसा देके बोला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, और रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर यानी कि रिसीवर जो है सुनने वाला है वो सुनाने वाले को सुने ही नहीं। ठीक है, तो करेक्ट क्या है कि एक गुड कम्युनिकेशन कैसे होती है कि मैसेज क्लियर भी हो और डायरेक्टली भी हो, तो ये होता है गुड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, विच वन इज अ ईमेल एटिकेट, यानी कि आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो क्या करें गाइस, ईमेल के अंदर ऐसे नहीं रामगानी लिख दे, ईमेल हमेशा छोटे से छोटा होना चाहिए, तो कीप ईमेल शॉर्ट। सेंड वायरस तो भेजेंगे नहीं, तो ये देखो गलत ही होता है। फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, गलत मैसेज भी नहीं भेजेंगे। यूज ऑल कैप्स और स्मॉल लेटर, यानी कि सारे के सारे या तो स्मॉल या कैप्स भर दो, ये भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए 30 का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेशन, तो गुड कम्युनिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, सेंडर इज पॉजिटिव टूवर्ड्स, यानी कि सेंडर पॉजिटिव हो रिसीवर के प्रति कि यार मैं से अच्छी चीज बोलूँ, जैसे कि मैं आपसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता हूँ, ऐसे ही आपको करना है। अच्छा, और आप लोगों को अगर किसी चीज़ के लिए कोई भी क्वेरी है तो अपना इंस्टाग्राम हैंडल फ्री है, आप लोग मुझे उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, आगे फ्यूचर में भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो गाइस ये है मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट AJ_अभिषेक जी। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग तो जी लगाओगे नहीं, इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे जी लगा लिया,
AJ_अभिषेक जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या भी आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज जरूर करें, ठीक है। और फॉलो कर लेना यार, है ना। ज़्यादा ऐसे कोई अच्छी पोस्ट नहीं डालता हूँ, बस कर लेना फॉलो। कोई भी जानकारी चाहिए भविष्य में कभी भी दोस्त बन के रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 32, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन, यानी कि एक बहुत ही घटिया, हम लोग कहते हैं ना पुअर हर बार गरीब नहीं होता, पुअर बेकार होता है। तो पुअर कम्युनिकेशन कैसे होता है, मैसेज एकदम है ना घिंचा पिचा डाल दिया, कोई मतलब की बात है नहीं, एकदम भरा पूरा मैसेज, तो वो होता है पुअर मैसेज। और मैसेज क्लियर है तो वो तो ना बेकार है, वो तो अच्छा है। मैसेज ओपन टू लिसन, यानी कि सबके सुनने लायक है, वो भी अच्छी चीज़ है। खराब चीज़ क्या है, मैसेज एम्बिगियस है। अगला है 33, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि हम बोल के जो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट नहीं होता, इट इज फॉर रिकॉर्ड। अब क्या है, अगर आपने बोल दी कोई चीज़ तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा क्या है कि उसका एक नुकसान हो जाता है। कई बार हमने होता है फ़ोन पे कोई बात बोल दी, वो रिकॉर्ड कर लिया और वो फिर हमें बाद में सुना देता है, ताने मार देता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि आप जो बोल के ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो वो थोड़ा सा ये एक नुकसान है कि ये रिकॉर्ड हो जाता है, बाकी इतने खास ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का है, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल ए। अब देखिए ट्रिपल ए है 3A, अब लेकिन इन 3A में क्या होता है, एटीट्यूड, अटेंशन एंड एडजस्टमेंट, लेकिन एंजाइटी नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल क्या होता है, ए एन द, लेकिन इन कोई आर्टिकल है, इन क्या होता है, प्रिपोजिशन, इन प्रिपोजिशन होती है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब विच वन इज नॉट अ 3P। अब पब्लिक में बोलने के लिए 3P हमने सुना था, लेकिन उन 3P में कौन सा नहीं था, देखिए क्या था, पहले प्रिपेयर करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर परफॉर्म करो, तो पोज तो देना ही नहीं है, पोज तो देना ही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, पोज। नॉट पूछा है इसने तो नॉट में आंसर देंगे, पोजेस। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, विच वन इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। तो कौन सी वो चीज़ है जो कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है टू अचीव सक्सेस, सक्सेस पानी है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्या, अनएथिकल वर्क, यानी कि गलत काम, गलत काम आपको नहीं करने, सक्सेस पानी है, तो ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको बोर कभी, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे, तो 38 का सी। आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, अब आप लोग ऑप्शन तो इजीली पढ़ सकते हैं। विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन का लेटेस्ट और इफेक्टिव मीन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए फैक्स तो कागज है, पोस्टेड मेल, पोस्टल मेल भी नहीं है, मैसेज थ्रू टीवी ये भी पुराना हो गया, अब तो भैया तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जाता है, ये भी हालांकि पुराना हो गया, अब तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल भी पुराना हो गया, लेकिन अभी हमारी किताब के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए तो ये आपका थर्ड मॉड्यूल भी पूरा होता है। अब सो गाइस फर्स्ट सेमेस्टर का हमने कंप्लीट कर लिया मॉड्यूल, अब हमें सेकंड सेमेस्टर का देखना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, छोटा सा, ये लगभग 70 करीबन क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। सो आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है कि मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, तो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे मैं आगे मैथ्स की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट रहूँ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं, अ पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ, थोड़ा सा भी खाना खा के वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा बेल्चिंग आ रही है, डगारें आ रही है। अ पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि एक व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट करने वक्त से ही उसमें जुड़ा रहता है, तो देखिए जो उसका एंटरप्रेन्योर, जिसका आइडिया होता है, तो एंटरप्रेन्योर। मर्चेंट खरीदने वाला नहीं होगा, बिजनेसमैन भी नहीं होगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी बाद में आएंगे, सब लोग बाद में आएंगे। जो एंटरप्रेन्योर है, जो आपका आइडिया है, जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अगला देखिए कि एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड। तो स्मॉल स्केल बिजनेस की कंपेयर में हम देखें कि लार्ज स्केल बिजनेस में क्या होगा, लेस नंबर ऑफ पर्सन होंगे, गलत। लेस नंबर ऑफ कैपिटल होगा, गलत। मोर नंबर ऑफ पर्सन, जी हाँ, पर्सन तो बहुत ज़्यादा होंगे, बिल्कुल सही। स्मॉल मशीन टूल तो छोटी प्लांट में होंगे, बड़े बिजनेस में तो मोर नंबर ऑफ पर्सन आएगा, करेक्ट आंसर। अगला देखें, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म एज। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि मैंने खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करा और मैंने खुद को ही नौकरी दी, तो मेरा खुद का बिजनेस है तो मुझे कहीं नौकरी की आवश्यकता नहीं, तो ये क्या होगा, सेल्फ, यानी कि स्वयं को नौकरी देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है नौकरियाँ, तो खुद को मैंने रोजगार दे दिया, मेरा खुद का काम है, मैं जितना मेहनत करूंगा उतना पैसा कमाऊंगा, तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। तो जो मीडियम स्केल का हमारा बिजनेस है, तो प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट
मशीन और प्लांट के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखें मीडियम स्केल के बिजनेस में। अगला है इन SWOT एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, एस का मतलब क्या है, SWOT में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, तो ये होता है एस का मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो इन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू, तो एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है कि वो जो इनकम है पर कैपिटा उसको इम्प्रूव करे, तो इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। तो जो एंटरप्रेन्योर है जिसने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो इकोनॉमिक कंपनी की, इकोनॉमिक यानी कि पैसे, इकोनॉमिक क्या होता है पैसा, तो वो ग्रोथ करने के लिए क्या आवश्यक है कि वो कैपिटा इनकम को, जो पर कैपिटा इनकम है यानी कि ईयरली इनकम को इंक्रीज करे, जो भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। इन शॉर्ट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल, तो वो कौन सा पेयर है जो कि एकदम सही है, स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट वीकनेस, थ्रेट अपॉर्चुनिटीज, तो क्या होगा स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज, एस और ओ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, एस और ओ बिल्कुल सही है गाइस, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, एस का मतलब स्ट्रेंथ, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मैनी इन्वेस्टेड अ परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मनी क्या है, मनी इन्वेस्टेड करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल, कच्चा सामान परचेज करने में, पेमेंट ऑफ वेजेस यानी कि वेजेस क्या है मजदूरी, सैलरी तनख्वाह देने में, रेंटल यानी कि किराया देने, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने इत्यादि में। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, ये चीज़ आती है वर्किंग। देखिए आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, लगातार लाना पड़ेगा, जब जैसे जैसे खत्म होगा रॉ मटेरियल लाना है, लोगों को उनकी मजदूरी देनी है, तनख्वाह देनी है, बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। ये नहीं ये लगातार चलती रहती है, जब तक आपका काम चलेगा तब तक ये सारे खर्चे आते रहेंगे, तो ये आता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है, जो आपने बिल्डिंग खड़ी खड़ी मशीन लगा दी एक बार, तो वो आ गया फिक्स कैपिटल में। लॉन्ग टर्म कैपिटल में वही आपने जो बॉन्ड वगैरह भर लिए वो, और कैपिटल इनकम भी स्टार्टिंग की जो इनकम होती है, ठीक है, जो आपकी मेनली आप लोग लगा देते हैं वो होता है कैपिटल इनकम। अगले देखिए एमएसएमई, बहुत ईजी है, सबसे अभी बहुत राजस्थान में चल रही था। एमएसएमई होता है माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई स्टैंड, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया सी, याद करना है ये आपको। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, तो आप जो पैसे देते हो आपके आइडिया गुड और सर्विसेज के लिए, तो देखो वो क्या होता है एडवर्टाइज करवाते हो आप लोग, ठीक है, कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा है, ये ऐसा ही वैसा ही, इसके लिए हम लोग एडवर्टाइज कराते हैं, या तो हीरो हीरोइन से लगवाओ या फिर पोस्टर वगैरह लगवाओ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, द एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो भी एंटरप्राइजेज कोई भी सामान बनाने के लिए जो प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स यानी कि माल मेरा, ठीक है, मेरा मटेरियल वो प्रोडक्शन करता है, तो वो क्या कहलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चर करेगा प्रोडक्शन करेगा उसे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। जीडीपी का पूरा नाम, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, काफ़ी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द एक्सपांशन ऑफ एसआईडीओ, यानी कि एसआईडीओ का पूरा नाम क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर हो गया ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेड, यानी कि वो कौन सी अप्रोच चाहिए ताकि हम फॉरेन मार्केट में क्विकली अपने सामान प्रमोट कर सकें, क्या चाहिए। देखिए अब अगर आपको फॉरेन में किसी कंट्री में कहीं जाके आपका प्रोडक्ट बेचना है, या वो लोग यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उनको किसी ना किसी कंपनी के साथ वेंचर बैठाना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा, यानी कि पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तो उसे क्या कहा जाता है जॉइंट वेंचर। इसके बिना आप लोग नहीं कर सकते, किसी भी अन्य देश में जाके आप अपना काम नहीं कर सकते बिना किसी के जॉइंट वेंचर के। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस किस तरह की है, ठीक है, उसको डिसाइड करने के लिए क्या है प्लांट और मशीनरी की, कौन सा प्लांट और कौन सी मशीनरी है, ठीक है, प्लांट और मशीनरी को देख के पता पड़ता है भाई, सैलरी को देख के नहीं पता लगा सकते कौन सा प्लांट है, बिल्डिंग को देख के भी नहीं बता सकते, और वर्किंग कैपिटल आपने कितना खर्च करा है ना, आप कैसे बता सकते हो क्या प्लांट है और क्या मशीनरी है, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 14 15 हो गए, 16 देखेंगे कि विच वन इज करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर कैन रिड्यूस रीच कस्टमर, तो कस्टमर के पास कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है, वो चैनल क्या होता है, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर के पास माल आएगा, मैन्युफैक्चरर से जाएगा रिटेलर के पास और रिटेलर से कस्टमर के पास, ठीक है, तो पहले तो मैन्युफैक्चरर आएगा, कस्टमर सबसे लास्ट में आएगा, और बीच में कौन आता है रिटेलर, करेक्ट आंसर हो गया सी।
अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कि विच वन इज वेब बेस्ड अकाउंटिंग, यानी कि आप जो कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करते हो, ठीक है, आप सबको पता है कोर्स बहुत पॉपुलर है टैली। टैली क्या है, कंप्यूटर पर पूरा अकाउंटिंग का काम करने को कहते हैं टैली। चलिए, तो ये हो गया आपका, ये किससे रिलेटेड था, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से। अब आएगा प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है, कैसे है, क्यों, ये सारी बातें देखते हैं। सो चलिए गाइस, अब सेमेस्टर 2 का मॉड्यूल 2 देखते हैं। सो ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम मशीन ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर। तो एटीएम मशीन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑथेंटिकेशन, यानी कि वो कौन सी एक चीज़ है, मान लीजिए मेरा एटीएम कार्ड आपके पास है, लेकिन क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन, यानी कि उसे क्या प्रोवाइड करा जाएगा, ऑथेंटिकेशन कस्टमर के द्वारा, बाय एंटरिंग पिन नंबर। जब तक आप पिन नंबर नहीं डालोगे आप सारी चीज़ें भर सकते हो, लेकिन अगर आपको पिन नंबर नहीं है तो आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो बेसिक जो ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, यानी कि मैं कहता हूँ एक ऑथेंटिकेशन को होता है कि परमिशन जो देता है वो देता है आपको पिन नंबर, जो 4 डिजिट का होता है, ठीक है। तो कभी भी किसी को अपना एटीएम पिन ना बताएं। अगला है एक्सपांशन ऑफ एटीएम, यानी कि एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, वो सिलाई मशीन वाला टेलर नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो गया बी, एटीएम मशीन का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। अब देखिए, लो प्रोडक्टिविटी यानी कि आपका उत्पादन, लो प्रोडक्टिविटी यानी कि आपका उत्पादन कम है, तो ये इससे क्या होगा, उत्पादन कम है तो इससे क्या होगा, देखिए जॉब सिक्योरिटी रहेगी नहीं, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी से कोई मतलब ही नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, इससे कुछ कोई मतलब नहीं है। डिक्रीज इन जीडीपी, अब देखिए आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर आप उत्पादन कम करोगे तो आपका जीडीपी गिरेगा ना। जीडीपी इंक्रीज कैसे होगा, जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तब जीडीपी इंक्रीज होगा, और जब आपका उत्पादन गिरेगा यानी कि उत्पादन कम होगा तब आपका जीडीपी भी डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ। तो प्रोडक्शन देखिए आप किसी भी चीज़ का करते हैं तो कितना निकल रहा है, ठीक है, कि भाई मैंने इतना इनपुट दिया उसमें इतना आउटपुट मिला मुझे, तो दैट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हमेशा कैसे निकालेंगे गाइस, आउटपुट बटे आपने कितना इनपुट दिया। देखिए बड़ी क्वांटिटी क्या है, इनपुट आप ज़्यादा दोगे आउटपुट कम मिलता है, डेफिनेटली है, थोड़ा सा तो कम मिलेगा, लॉसेज होते हैं। तो बड़ी चीज़ हमेशा नीचे आएगी, उसके ऊपर जितना उसमें जितना दिया उतना निकला, तो दैट इज आपका प्रोडक्शन का रेशो होता है, आउटपुट बटे इनपुट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। तो प्रोडक्टिविटी का रेशो, अगेन देखिए वही क्वेश्चन आ गया, सेम रिपीट हो गया, आउटपुट बटे इनपुट। एटीएम का एक्सपांशन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, बी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज। सो वो प्रोसेस जो यूज की जाती है बिजनेस के द्वारा टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ उनके क्लाइंट की, मान लीजिए कोई क्लाइंट है उनका, तो उनकी आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी कि हाँ भाई यही है, तो केवाईसी करके उनकी हम केवाईसी करेंगे। कैसे, मान लीजिए आजकल क्या होता है कि मैं अभिषेक जैन हूँ, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा मैं अभिषेक जैन हूँ, तो मैंने कोई फॉर्म भरा था आपकी कंपनी में, क्लाइंट बन के आया था और मैंने सारी डिटेल डाली थी, मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाला। अब आधार कार्ड नंबर में मेरी आंखों का स्कैनर और मेरे थंब इंप्रेशन है। अब वो चेक कैसे करेंगे कि कोई भी अभिषेक जैन उठ के आ जाए, तो क्या वो उसे नौकरी दे देंगे या जो भी मुझे फायदा हो रहा है क्या वो उसको दे दिया जाएगा, नहीं, वेरीफाई करेंगे। कैसे, आधार कार्ड से अंगूठा लगवाएंगे मेरा, वेरीफाई करेंगे कि मेरे फिंगरप्रिंट जो मैंने फॉर्म में भरे थे उससे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तब इसे कहते हैं केवाईसी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। अब सारी चीज ने आपने ऑटोमेटिक कर दी, तो देखिए इससे क्या होगा आपका समय, एक तो आप, मैं कहता हूं कि एक आज देखिए, आज से 10-15 साल 20 साल पहले फोटोकॉपी मशीन नहीं थी, तो अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आपको लिखना पड़ता था, फोटो ये साधा नहीं थे, आप लिख के नोट्स करने पड़ते थे। उस टाइम के बता रहा हूँ, काफ़ी जो स्टूडेंट है, हम लोग भी इवन बताएं, फोटोकॉपी मशीन जब इतनी नहीं थी, अब अगर हमें कोई काम है, कोई चीज़ पढ़नी है तो हमें देख देख के उसे लिखना ही पड़ता था, या फिर किताब खरीदो। लेकिन आजकल क्या है कि महंगी महंगी किताबों की जगह हम लोग फोटोकॉपी करा लेते हैं, तो हमारा समय बच जाता है, समय बचता ही नहीं बचता है। तो इसीलिए ऑटोमेशन का मेन काम क्या है, रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, जो कार्य कर रहे हैं उसका समय बचाना ही। सो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। टोटल लोग कितने हैं, 125 मिलियन। चलिए हम लगा लेते हैं, टोटल लोग हैं 125 मिलियन। अब जिसमें से 100 मिलियन लोग तो रोजगार है, 25 मिलियन पे रोजगार नहीं है, तो कितना परसेंटेज लोगों पे रोजगार नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, भाई एक्स परसेंटेज लोगों पर रोजगार नहीं है, और वो एक्स परसेंटेज तो हमें परसेंटेज नहीं पता, लेकिन जो टोटल आउटकम आएगा वो हमें पता है 25 मिलियन। तो अब इसे कट कर लेते हैं, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, और अगर हम लोग 4 को वहाँ भेज दें और 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, अब 4 ऊपर चला जाएगा तो 5 चौके 20, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 20%, ठीक है। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 20%, इस तरह से आया। अगला देखिए विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वो कौन सा मार्केट है जो कि वेजेस क्या होता है, मजदूरी, यानी कि आपकी काम की मजदूरी और
एम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। तो कौन सा मार्केट है? लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट में दिखाई जाएगी कि आपको कितनी मजदूरी दी जाएगी और कितना रोजगार उपलब्ध है, तो उसे कहा जाता है लेबर मार्केट। क्योंकि कैपिटल मार्केट में कैपिटल दिखाया जाएगा, मनी मार्केट में पैसा, गुड्स मार्केट में सामान दिखाया जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहता है देखिए, विच वन इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री, यानी कि वो कौन सी चीज़ है जो पूरे देश की इकोनॉमी को डिनोट करता है कि हाँ भाई इस देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, तो वो दिखाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई केवाईसी तो हम चेक करते हैं, एटीएम से पैसे निकालने का काम है, टीएफपी अलग है, जीडीपी करेक्ट आंसर क्या होगा 11 नंबर का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी, इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है प्योर रिस्क की, यानी कि जिसमें तो 100% रिस्क है ही है। तो प्रॉपर्टी में कोई रिस्क होता है? नहीं भाई, जितने की आपने खरीदी उतने की तो कभी भी बिक जाएगी। टेक्नोलॉजी रिस्क, बिल्कुल टेक्नोलॉजी में तो रिस्क है। लाइबिलिटी यानी कि विश्वास करने में कुछ रिस्क नहीं है। पर्सनल रिस्क तो वो तो अपना पर्सनल है, हो भी सकता है नहीं भी सकता, लेकिन 100% प्योर रिस्क कौन सा है? टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसका एक ना एक रिस्क तो रहता ही है, तो करेक्ट आंसर हो गया टेक्नोलॉजी रिस्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता? देखिए इंसेंटिव काफी फायदा है, तो इंप्रूव क्वालिटी, बिल्कुल अगर आप जितनी ज़्यादा इंसेंटिव दोगे उतना ज़्यादा काम मिलेगा। तो क्वालिटी, इंसेंटिव क्या होता है? जो आप काम कर रहे हो उस पर आपको, देखिए मान लीजिए कि मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ तो मेरी 10,000 पेमेंट फिक्स है फाइनेंस वाले में। अब जितने ज़्यादा मैं बीमा करवाऊंगा, लोन दिलवाऊंगा, तो उतना ही मुझे इंसेंटिव मिलेगा, उस पर परसेंटेज मिलना, तो दैट इज इंसेंटिव। तो क्वालिटी इंप्रूव होती है, बिल्कुल जितना ज़्यादा मुझे इंसेंटिव को आना है तो मैं उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट करके दूंगा। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सही है क्या? देखते हैं। हाई आउटपुट, बिल्कुल हाई आउटपुट मिलेगा, रिड्यूस वेस्ट रिड्यूस होता है। बट हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं कंपनी को फायदा, मेरे को अगर कोई परसेंटेज कंपनी दे रही है तो कब दे रही है? जब उसको फायदा हो रहा है तभी तो देगी। सो प्रोडक्शन की कॉस्ट इससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ती इंसेंटिव देने से, ध्यान रखें इंसेंटिव देने से, क्योंकि इंसेंटिव का जो खर्चा होता है जो कंपनी मुझे दे रही है तो वो पहले निकाला हुआ होता है। ठीक है, तो इंसेंटिव से कभी भी प्रोडक्टिविटी की यानी कि उत्पादन की कॉस्ट नहीं बढ़ती। इसलिए इसने क्या पूछा है बताइए, इंसेंटिव से क्या नहीं होता? तो क्या नहीं होता? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, इसलिए 13 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी, तो केवाईसी के लिए वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि काम में नहीं ले जाते? देखिए वोटर आईडी कार्ड बिल्कुल हो सकती है, आपका कोई भी पहचान पत्र हो, राशन कार्ड से भी हो सकता है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आप रहते हैं उससे भी जगह, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट, भाई इनकम सर्टिफिकेट से तो आपके घर पे रेट पड़ेगी, पैसा कितना कमाते हो, तो इनकम सर्टिफिकेट से केवाईसी कभी भी नहीं होती, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या था वो समझ आया ना, हमें यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, तो वो कौन सा पीरियड है जिसमें हमारे जो रेवेन्यू यानी कि हमारे पास जो पैसा है कुछ भी है उसकी ग्रोथ एकदम से ज्यादा होती है, तो कौन सा है वो? ग्रेथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज या इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो शुरुआती स्टेज हो गई जो कि आंसर नहीं है। डिक्लाइन यानी कि जो खत्म हो रही है वो स्टेज, ये भी नहीं है। मेच्योरिटी यानी कि जब पूरा आपको मेच्योरिटी अमाउंट हो चुका है, पैसा मिलेगा। और रेवेन्यू की ग्रोथ पूछा इसने, रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, तो इसका करेक्ट आंसर भी ग्रोथ ही होगा। ग्रोथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, विच स्टेज इज अ पीरियड, यानी कि वो कौन सी स्टेज है जो कि पीरियड किसका है? रैपिड, जहां पर रेवेन्यू की आपकी एकदम से ग्रोथ होती है, एकदम से तुरंत बढ़ जाता है, सो वो होता है ग्रोथ स्टेज। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए क्या है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सेफ्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या है। सो फर्स्ट एड में एबीसी क्या है? एबीसी ऑफ फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट एड स्टैंड्स फॉर, तो एबीसी का पूरा नाम क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हवा आने दें, ब्रीदिंग करें उनको, अगर ब्रीदिंग रुक गई है, और सर्कुलेशन होने लगे खून का, तो ये होता है एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर समझ गए, क्वेश्चन क्या है मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम, यानी कि साउंड की यूनिट ध्यान रखिए डेसिबल होती है। अब कितने ज़्यादा पर वो नॉइज पॉल्यूशन बन जाएगा कि ध्यान रखिए 80 डेसिबल तक हमारा कान क्या है सहन कर सकता है, और 80 डेसिबल के बाद कान से खून निकलने लग जाएगा, और उसे ही कहते हैं हम लोग नॉइज पॉल्यूशन। तो 80 डेसिबल के ऊपर का साउंड नॉइज पॉल्यूशन के अंदर आता है, ध्यान रखें। सो ये क्या है 80 डेसिबल, करेक्ट आंसर हो गया 80 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, तो अर्थक्वेक को नापने का यंत्र आपको पता है सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर। टेलीग्राफ क्या होता है? टेली करने वाला। ऑस्किलोग्राफ क्या होता है? वेव्स देखने वाला। बार ग्राफ भी बार को शो करता है, लेकिन सिस्मोग्राफ का काम क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ, जो कि हमें अर्थक्वेक का मेजरमेंट देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, अब सिर को आप लोग कैसे बचाओगे? ग्लव्स से हाथ बचेंगे, गॉगल्स से चश्मे बचेंगे, मास्क से चेहरा तो नहीं बचता, सिर्फ इतना सा हिस्सा बचता है, लेकिन सिर की चोट बचाने के लिए हम लोगों को हेलमेट का प्रयोग करते हैं। सबको पता है, काफी इजी क्वेश्चन है।
हेड प्रोटेक्शन यानी कि सिर की सुरक्षा किसके थ्रू की जाती है, ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है देखिए, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन, यानी कि आपने फायर फाइटिंग मेथड पढ़ा होगा, यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र होते हैं, उसमें स्टारवेशन की एक प्रक्रिया होती है। तो स्टारवेशन की प्रक्रिया क्या है, फ्यूल को एलिमिनेट कर देना, यानी कि फ्यूल की सप्लाई को बंद कर देना। तो एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, इसे ही स्टारवेशन कहा जाता है। एलिमिनेशन यानी कि खत्म कर देना, किसी चीज को हटा देना, तो एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड स्टारवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दीज लॉसेज। अब देखिए आपको क्या करना है कि ऑन द जॉब इंजरीज, आपको जॉब पे क्या है, इंजरी हो गई, बीमार हो गए, तो क्या होगा, कॉस्ट, इससे क्या होता है, मनी टाइम, आपका पैसा गया, टाइम गया और आपका एफर्ट भी खत्म होता है। तो सबसे प्रैक्टिकल वे क्या है इन सब चीजों को मैनेज करने का, तो देखिए आपको क्या करना है, बस इफेक्टिव जितनी ज्यादा हो सके काम करते वक्त उतनी सेफ्टी रखें, और लॉस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम को अपने को लॉस करना है। तो ये हो गया छठे का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ, ओजोन लेयर किसकी बनी होती है, हम सबको पता है ओजोन लेयर 3 ओजोन एटम की, ऑक्सीजन एटम O3, इसका क्या है O3, तो 3 ऑक्सीजन के एटम, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। O3 का फॉर्म क्या है, रासायनिक नाम O3। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द रेसिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, सो द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, रिसाइकिल। यानी कि डिस्कार्डेड यानी कि जो मैंने खराब हो गया फेंक दिया, ठीक है, उसको रीप्रोसेस करना। डिस्कार्डेड मटेरियल यानी कि जो मैंने कचरा समझ के फेंक दिया है उसको रीप्रोसेस करना और नया यूजफुल सामान बनाना, आपको पता है रिसाइकलिंग करना एक तरह से, ठीक है, पुनः चक्रण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। क्योंकि अगर किसी चीज का दोबारा से इस्तेमाल करें तो रीयूज हो गया, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, किसी और प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट बना देना, तो रिसाइकलिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, सो जो लिविंग चीजें हैं जितनी भी, ठीक है, जो जिंदा है, सांस लेती है, तो एक पर्टिकुलर स्थान पे उनकी स्टडी करना कि कौन कौन सी चीज जीवित है, क्या क्या सांस ले रहे हैं ना, ये सारी चीजें, वो होता है इकोलॉजी, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, द 3R, तो 3R का एक कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, तो वो क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। सबसे पहले तो जो आप संसाधन है उसको उपयोग करना कम से कम करें, रिड्यूस कर दें, उसके बाद जितने भी संसाधन है उसको दोबारा रिसाइकिल करते रहें, और रिसाइकिल करने के बाद उसे रीयूज करें। तो रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, ये 3R हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, तो वाइब्रेशन और रेडिएशन गाइस किसके अंदर आता है, फिजिकल। देखिए वाइब्रेशन हो रहा है या रेडिएशन आ रहा है तो उससे हमारी त्वचा को या हमारी जो भौतिक चीजें उनको नुकसान होगा ना, तो इसीलिए फिजिकल हाजार्ड। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विच वन इज अ मैन इंड्यूस्ड हाजार्ड, तो व्यक्तियों, आदमियों के द्वारा, मानवों के द्वारा पैदा किया गया हाजार्ड यानी कि नुकसान कौन सा है, ठीक है, हाजार्ड कौन सा है, तो ये देखिए हमने क्या पैदा करा है, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ठीक है, जो एक होता है ना, चट्टानें खिसक जाती है, पहाड़ गिर जाते हैं, तो वो इंसानों की वजह से होता है। साइक्लोन, चक्रवात हमारी वजह से नहीं आता, वोल्केनो, ज्वालामुखी हमारी वजह से नहीं आता, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप भी हमारी वजह से नहीं आता, हमारी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। जो हम जमीनें अंदर से खोद खोद के माल निकाल लेना, तो नीचे की चीज़ तो खोखली हो गई, अब नीचे की चीज़ खोखली हो गई, अब आप कुर्सी की 4 टांगे, 3 टांगे आप तोड़ दो, क्या बैठ सकते हो उस पर, नहीं बैठ सकते, वो गिर जाएगा। तो यही होता है, लैंडस्लाइड हमारी वजह से होता है, ठीक है, जमीन का खिसकना। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि वो कौन सी एनर्जी है जो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि जिसको दोबारा आप उपयोग में नहीं ले सकते, ठीक है, जो लिमिटेड है, तो वो कौन सी है, कोल, कोयला आप दोबारा प्रयोग में नहीं ले सकते, लेकिन सोलर अनंत है, जितना लेना चाहो ले लो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पानी वाली एनर्जी बहुत है। मीथेन गैस यानी कि बायोगैस बहुत है, लेकिन कोयला, न्यूक्लियर एनर्जी ये सब लिमिटेड है। चलिए तो ये हो गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। चलिए और भी क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के। अगला है, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, तो काम के लिए एक अनसेफ क्या है, अगर सरफेस पे तेल फैला हुआ है तो आपको नुकसान हो सकता है ना, तो ऑयली फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑयली फ्लोर, कि काम करते वक्त अनसेफ कंडीशन क्या है, फ्लोर ऑयली नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, तो अगेन देखिए भैया आ गया, अनसेफ कंडीशन क्या है, गुड लाइट, तो ये देखिए क्वेश्चन ही गलत है। चलिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, अच्छा क्वेश्चन देखिए एक यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग काट दें, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है,
और ये देखिए कि विच फैक्टर जो डी में लिखा है, चलिए क्वेश्चन छोड़ ही दीजिए, 15वां क्वेश्चन आप छोड़ के चलें गाइस, मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल डेफिनेटली नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम सबको पता है। और वो कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा डी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, यानी कि वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए नुकसानदायक है, तो वो है CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक हाजार्ड। तो इकोनॉमी यानी कि हमारे को धन से, पैसे का नुकसान कौन सा नहीं है। ऑकवर्ड पोजीशन, इससे तो हमें कोई नुकसान ही नहीं होगा। भाई हमारी कोई पोजीशन ऑकवर्ड है, मान लीजिए आपके कपड़े गलत पहने हुए हैं या कुछ है, या आपकी नाक बहरी है, तो ये इससे आपके पैसे को कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल। पुअर हाउस कीपिंग, अगर आपकी हाउस कीपिंग बेकार है, आपके घर पे कोई मेहमान आया, आपने उसे चाय पानी नहीं पूछा, तो क्या इससे कुछ होगा, नहीं होगा, आपके पैसे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इमोशनल डिस्टर्बेंस, लेकिन अगर अच्छा एर्गोनॉमिक है गाइस, ये क्या है, एर्गोनॉमिक, सॉरी इकोनॉमिक नहीं है, एर्गोनॉमिक है, यानी कि आपके क्या होता है ना, मन में आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हुआ है उस चीज़ को, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, आप कोई आदमी इमोशनली रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, उसको कोई बात समझ नहीं आ रही, तो ये होता है एर्गोनॉमिक हाजार्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3R। अब 3R में देखिए मैंने क्या बताया था, पहले तो रिड्यूस करो, फिर रिसाइकिल करो, फिर रीयूज करो, लेकिन रीजनरेट करने का कोई प्रोसेस था नहीं था, तो 3R में रीजनरेट नहीं आता। तो चलिए ये हो गया आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का। अब आता है लास्ट, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है, यानी कि ये क्या है, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, यानी कि जो मजदूर वर्ग है, ठीक है, मजदूर वर्ग के लिए काम करने वाली आपकी असेंबली कह सकते हैं इसको, ठीक है, एक तरह से योजना, ऑफिस, डिपार्टमेंट होता है मजदूर वर्ग के लिए काम करने वाले डिपार्टमेंट। तो चलिए इसके अंदर आपके ज़्यादातर क्या आएगा, कायदे कानून। तो एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 में कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर आर मोर देन। तो फैक्ट्री के अंदर कैंटीन कब प्रोवाइड की जाती है, 1948 के, जब वर्कर आपके 250 से ज़्यादा, मान लीजिए अगर किसी जगह पे 250 से ज़्यादा वर्कर है तो आपको कैंटीन प्रोवाइड करना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द रेस्ट्रिक्शन और वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन, यानी कि फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग लड़कियों के, औरतों के काम करने पर प्रतिबंध कब से लेकर कब तक है, तो लड़कियों के काम करने पर प्रतिबंध है शाम बिफोर 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद, यानी कि शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले तक आप उनसे काम नहीं करा सकते, किससे, लड़कियों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर वीकली आवर शुड नॉट एक्सीड मोर देन, यानी कि कोई भी वर्कर है उसका हफ्ते का, पूरे हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे 48 घंटे काम करा सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए संडे की आपकी छुट्टी है, तो 6 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा बताइए, 8 घंटे पर डे, यानी कि आप किसी व्यक्ति से ज़्यादा 8 घंटे पर डे काम कराएं और हफ्ते में उसे एक छुट्टी दें, ठीक है। तो द वर्कर वीकली आवर, यानी कि किसी वर्कर का वीकली घंटे कितने काम करेगा, वो सिर्फ हफ्ते में जो 7 दिन है, तो 7 दिन में 48 घंटे कराओ। अब आप उसमें 7 दिन में 6 दिन काम करा लो, 5 दिन काम करा लो, कितना भी करा लो, लेकिन एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा नहीं करा सकते। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ILO। ILO का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन, इसका पूरा नाम है ILO का। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF, यानी कि EPF में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो नियम है 1965 में, उसमें हम लोग कितना पैसा जमा कराते हैं, 12%, आपकी सैलरी का 12% आपके EPF अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो EPF में आपकी सैलरी का कितना जाता है, 12%, ध्यान रखें 12% आप देते हो, उतना ही गवर्नमेंट देती है, फिर आपको पैसा मिलता है EPF का। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेस एक्ट, यानी कि वो कितना अमाउंट है वेजेस का, विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेस, यानी कि वो कौन सा वेजेस, आपकी मजदूरी हुई तो एक और वो कौन सा अमाउंट है जो कि आपकी मजदूरी में ऐड किया जाता है, ठीक है, तो वो है डियरनेस अलाउंस। कोई भी ट्रैवल अलाउंस, यानी कि आप कहीं भी घूम रहे हो, वो दिया जाएगा नहीं। एनी रिम्यूनरेशन पेबल इज रिस्पेक्ट ऑफ ओवरटाइम, ओवरटाइम के रिस्पेक्ट में ये भी अलाउ नहीं है वेजेस में। एनी रिम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड, ये भी नहीं है। तो डियरनेस अलाउंस आपकी सैलरी के साथ आपको हर महीने दिया जाना आवश्यक है, कौन सा, डियरनेस अलाउंस। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ऑक्यूपेशनल आप जो काम कर रहे हैं उसमें सेफ्टी और हेल्थ को लेकर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है, तो सैलरी, सैलरी का सेफ्टी और हेल्थ से कोई मतलब है नहीं है, ये देखिए। बाकी वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य, हेल्थ, सेफ्टी, इन सब का मतलब है सेफ्टी से, लेकिन सैलरी तो मतलब ही नहीं है, सैलरी तो टाइम पे आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से फैलता है,
ऑक्सीजन तो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और नाइट्रोजन भी जरूरी है। सबसे ज़्यादा क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड फॉर वर्कर। तो वो कौन सी स्कीम है जो कि वर्कर है जितने भी उनको हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तो वो है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट यानी कि राज्य के एम्प्लॉय स्टेट का इंश्योरेंस करना क्या कहलाता है, जो भी आपके मजदूर हैं या वर्कर हैं उनके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आता है और ये देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फिश बोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। एक होता है आपके फैक्ट्रीज वगैरह में फिश बोन चार्ट, तो वो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है कि आप अगर ये करेंगे तो आपको इससे ये कॉज हो सकता है, कारण ये हो सकते हैं, और उससे इफेक्ट ये हो सकता है। ये हर फैक्ट्री में लगाना ज़्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन पीडीसीए साइकिल में, पीडीसीए साइकिल का एक पूरा नाम होता है, तो उसमें पी का नाम क्या है, प्लानिंग करना, प्लान, पी का नाम होता है प्लान करना। अगला देखिए द एक्सपांशन ऑफ क्यूएमएस, तो क्यूएमएस का पूरा नाम क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस क्यूएमएस का पूरा नाम होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए द पीडीसीए मीन, पीडीसीए अभी हमने देखा, तो पहला तो प्लान हो गया और दूसरा क्या है, डू चेक एक्ट, प्लान करना, उसे चेक करना और उस पर एक्ट करना। तो प्लान डू चेक एक्ट पीडीसीए का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स, तो प्रॉपर जो एकदम क्वालिटी के टूल्स हैं उसका नंबर क्या है, 7 प्रॉपर क्वालिटी टूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर, तो सेरी किसके लिए आती है बताइए, सेरी का पूरा नाम क्या है, सॉर्टिंग आउट, किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करना सेरी का पूरा नाम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स, तो क्वालिटी टूल्स के अंदर हिस्टोग्राम नाम का एक टूल होता है, अभी हमने बताया 8 टूल्स आपको, तो उसमें एक हिस्टोग्राम नाम का टूल होता है जो कि इंडिकेट करता है शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी चीज हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसका शेप दिखाता है क्या, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हाट इज लीस्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन, तो ISO 9001 रजिस्ट्रेशन में सबसे लास्ट का स्टेप कौन सा है जो आप करते हो, तो सर्टिफिकेशन करना और ऑडिट करना सबसे लास्ट का स्टेप है ISO 9001 रजिस्ट्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द नेम यूज्ड फॉर वर्ड वेस्ट, तो वेस्ट के लिए हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मूडा, MUDA, वेस्ट के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, ध्यान रखें, खराब, वेस्ट यानी कि खराब चीज, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे MUDA। क्वेश्चन नंबर 10, विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी, तो क्वालिटी को क्वांटिफाई, क्वालिटी को दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, Q इजिकल टू P/Q, Q इजिकल टू P/Q, ध्यान रखें ये क्वालिटी को दर्शाने के लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्किल, तो क्वालिटी सर्किल के अभी हमने टूल देखे, उसमें कौन सा टूल नहीं आता, तो टॉर्क रेंच। देखिए हिस्टोग्राम आता है, पेरेटो चार्ट आता है, चेक शीट आती है, लेकिन टॉर्क रेंच नहीं आती क्वालिटी सर्किल के अंदर, ठीक है। जो बेसिक टूल बताए थे हमने 8, उनमें कौन सा टूल नहीं आता, टॉर्क रेंच, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड, तो कौन सा वो सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड नहीं है। अभी तक देखिए 9001, 2, 3 आपने पढ़ चुका है, लेकिन 9010, 9010 ये कोई भी सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि क्वालिटी के गुण, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक गुण हैं लेकिन इसने के बजाय नहीं है, तो देखिए क्वालिटी कंट्रोल, बिल्कुल क्वालिटी का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि क्वालिटी एकदम कंट्रोल होनी चाहिए, डिजाइन अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अश्योर करनी चाहिए कि हाँ भाई अच्छी है या नहीं है, और क्वालिटी ऑफ नॉन कंफर्मेंस यानी कि ये नॉन कंफर्मेंस नहीं होना चाहिए क्वालिटी में, तो क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक में क्वालिटी ऑफ नॉन कंफर्मेंस नहीं होता है। बस आपको यही क्वेश्चन याद रखना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरन, JM जुरन के द्वारा कौन सी क्वालिटी का स्टेटमेंट दिया गया है, तो उन्होंने दिया है क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, तो क्वालिटी क्या है, फिटनेस फॉर यूज, ये दिया गया है JM जुरन के द्वारा। तो गाइस ये थे आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। आई होप मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, और बस अब ये आपके ऊपर है कि आपको चीज़ें समझ आई या नहीं आई। तो जो भी आपको गाइस वीडियो जैसी भी लगती है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपको थ्योरी की, इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी के शेयर करें। अब देखिए ये जो वीडियो है गाइस, आपके फर्स्ट ईयर की जितनी भी ट्रेड हैं, टेक्निकल की जितनी भी ट्रेड है, उन सभी के लिए सारा ये सिलेबस सेम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो भी ट्रेड में आपके दोस्त हैं उनका अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, ग्रुप में ऐड हो, तो जितने भी आपके ITI के ग्रुप है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में ये वीडियो आपको शेयर करनी है। दूसरी चीज़ है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की,
तो वो वीडियो आपको कल या परसों तक आपको डेफिनेटली मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको वो वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। 15 तारीख से आपके एग्जाम है, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चालू कर देनी है आपको, ठीक है। एग्जाम डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है आपकी, तो तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है आप लोगों को। एक और चीज़ क्या है, बस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चल कर लें। आप एक बार आपके एग्जाम हो जाने दिए, फिर मैं आपको इस चैनल पे इतना बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ गाइस। बहुत हमने अच्छा काम कर सोच रखा है और उसकी प्लानिंग बिल्कुल बहुत जोरों शोरों से चल रही है। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग मेरा सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बस फैला दो इस वीडियो को आगे की तरह। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।